जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हम वेबिनार ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। मैं पीएच डेक की तरफ से तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार अपॉर्चुनिटीज़ इन वैल्यू एडिशन ऑफ ग्रेप प्रोडक्ट पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अंगूर की पैदावार तकरीबन 88,000 टन है और ये तकरीबन 15,300 हेक्टेयर रकबे पर काश्त किया जाता है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 1 लाख टन अंगूर इंपोर्ट करता है, जिस पर कसीर ज़र मुबादला खर्च होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में अंगूर की पैदावार को बढ़ाया जाए और इसकी वैल्यू एडिशन पर काम किया जाए। इसी सिलसिले में पीएच डेक ने इस अहम टॉपिक पर यह वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। डॉक्टर जावेद तरीन साहब, जो टेक्निकल मेंबर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है, अंगूर की वैल्यू एडिशन पर रोशनी डालेंगे। मैं आपको पीएच डेक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई है, जो टी डैप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। जो इसका मिशन है पीएच डेक का, वो ये है कि पाकिस्तान को हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा करने वाला और मौसर हॉर्टिकल्चर फराहम करने वाला इदारा बनाना। इसका मिशन है जी, पाकिस्तान में हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना, इसकी वैल्यू एडिशन, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन पर काम करना, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट इसके थ्रू बढ़ा सकें। हॉर्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदादी मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना। मैं सबसे पहले इसके मकासद, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का क्याम दरझेल मकासद के लिए अमल में आया है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद अज बर्दाश्त यानी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं उसको कम करना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के मियार और पैकिंग को बेहतर बनाकर बरामदी कवानीन की पाबंदी करके कीमत को बेहतर करना और इसकी वैल्यू एडिशन पर काम करना। प्रोग्राम की बाकायदा शुरू करने से पहले मैं अपने मैनेजर मिस्टर खावर नदीम साहब को दावत दूंगा कि वो इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर और पीएच डेक के रोल पर बात करें। जी मिस्टर खावर नदीम साहब। थैंक यू जुल्कनैन। अस्सलाम वालेकुम जी। सारे दोस्तों को खुश आमदीद पीएचडीसी के प्लेटफॉर्म से। थोड़ा सा पीएचडीसी के रोल और मैंडेट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ कुछ गुजारिशात करूंगा, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के मखसूस किस्म के जो मकासद, मैंडेट, विजन और मिशन है। हमारा जो फोकस्ड एरिया है वो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर का मतलब है फल और सब्जी। पाकिस्तान के अंदर जितना भी फल और सब्जी और उसके रिलेटेड जो मैटर्स हैं, वो हमारा डिपार्टमेंट उनको देखता है। क्योंकि ये एक फेडरल एंटिटी है, तो हम लोग लिंकेजेस बिल्डिंग का काम करते हैं बिटवीन एकेडमिया, रिसर्च के जो इदारे हैं, प्रोविंशियल इदारे जो हैं, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हॉर्टिकल्चर के, खास तौर पे हमारे फार्मर्स, प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर्स। हमारा ये सारा काम करने का मकसद जो है वो यही है कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर सेक्टर में सेल्फ सस्टेन कर सके। पाकिस्तान के अंदर हॉर्टिकल्चर की जो मिनिमम प्रोडक्शन है वो उस लेवल पे चली जाए कि हम सेल्फ सस्टेन भी करें और अपने इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के काबिल भी बना के, एक्सपोर्ट के काबिल भी बनाएं और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं भी। उसके लिए हमने मुख्तलिफ टीयर प्रोग्राम्स जो हैं वो सालाना हमारा वर्क प्लान बनता है, उसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं। उसके अंदर जो सबसे पहला हमारा जो प्लान है या प्रोग्राम है, जो जिसके ऊपर हम लोग डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो है कैपेसिटी बिल्डिंग का। जिसमें हम फार्मर्स की, प्रोसेसर्स की और एक्सपोर्टर्स की, या जो भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे फार्मिंग कम्युनिटी और जो हमारी एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी है, उनमें कुछ लोग तो ऑब्वियसली चीज़ों को समझ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस की या गाइडेंस की जरूरत रहती है। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने एक राउंड द ईयर प्लान बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग जो क्रॉप्स की फिनोलॉजिकल साइकिल्स हैं, जिसको आसान जुबान में ये कहना चाहिए कि जो क्रॉप की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, सीड से लेके फाइनल क्रॉप बनने तक, हमने उन सारे मराहल को सामने रखते हुए राउंड द ईयर एक्टिविटीज का एक प्लान बनाया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है। उस शेड्यूल के मुताबिक हम लोग अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे होते हैं, ताकि हमारा फार्मर, हमारा जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पे जिनका ताल्लुक हॉर्टिकल्चर के सेक्टर के साथ है, वो अपडेटेड रहें हर उस बात के ऊपर जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये तो हमारा एक एक प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम लोग डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा
जो हॉर्टिकल्चर पीएचडीसी का जो मैंडेट का पार्ट भी है कि हमने हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यूएडिशन का काम भी करना है। अब चूंकि अब 30 से 40% की तकरीबन हमारी लॉसेस हैं, कुछ क्रॉप्स में ऊपर जाती हैं, कुछ में नीचे आती हैं। ऑन एन एवरेज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अगर लॉसेस की बात करें, वो तकरीबन 30% ऑन एन एवरेज हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर हम अपने प्रोसीजर्स को, अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर कर लें तो हम इन लॉसेस को भी कम कर सकते हैं और इनसे हम बेहतर अर्निंग भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हम ये समझते हैं कि वैल्यू एडिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम की जरूरत है। और अगर हम लोग वैल्यू एडिशन को समझ लें कि वैल्यू एडिशन होती क्या है और कहाँ कहाँ पे की जा सकती है, इसकी जो पॉसिबल जो प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जो इसके अंदर पॉसिबल इंटरवेंशंस हो सकती हैं, वो क्या क्या है, और फिर उनकी अल्टीमेट यूजेस क्या होंगे, और उनका पूरा का पूरा वैल्यू चेन कैसे वर्क करता है, इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने इसी साल, कुछ साल के शुरू में जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं हमारी, खास तौर पे जिनकी सरप्लस प्रोडक्शन है, उनके ऊपर हमने वैल्यूडेशन का भी आगाज किया है, वैल्यूडेशन के प्रोग्राम्स का भी आगाज किया है। ग्रेप्स के खास तौर पे अगर बात करें तो ग्रेप्स अनफॉर्चुनेटली हम लोग नेट इंपोर्टर हैं ग्रेप्स के, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन शायद कम है और हमें उससे पहले हमें अपनी प्रोडक्शन के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन हमें कुछ जो हमारे ग्रेप्स के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से कांटेक्ट किया गया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें ग्रेप्स की वैल्यूडेशन के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। जो हमारे पास लोकल प्रोडक्शन हो रही है ग्रेप्स की, वहाँ उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रेप्स की क्वालिटी के इश्यूज आ जाते हैं जिनको शायद हम फ्रेश मार्केट के अंदर नहीं भेज सकते। तो वहां पर कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन उनको पे बैक कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कि वो प्रोडक्ट जाया नहीं होगी और किसी ना किसी अल्टीमेट यूजर्स के अंदर चली जाएगी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ग्रेप्स की वैल्यू एडिशन जो है उसको टेक ऑन बोर्ड ऑन बोर्ड लिया है। और उसके ऊपर हमने अपने जो एक्सपर्ट हैं, खासतौर पे डॉक्टर जावेद तरीन साहब, जिनका कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो बलूचिस्तान में खास तौर पे जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर उनका अच्छी कमांड है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आज हमें ग्रेप्स की वैल्यूडेशन के ऊपर हमें गाइड करेंगे। वो थोड़े से बिजी हैं, वो मेरा ख्याल अगले 2-4 मिनट के अंदर हमें ज्वाइन कर लेंगे। तब तक मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि इसके अलावा, ग्रेप्स के अलावा जो हमारी सरप्लस प्रोडक्शंस हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने बाकायदा इस्तेमाल किया हुआ है हमारी जो कि हम उसके ऊपर वैल्यूडेशन कैसे करेंगे और कैसे हम उन प्रोडक्ट्स की जो वेस्टेजेस है और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है उनको कैसे कम कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं गुजारिश करता चलूँ कि हमने अभी मैंगो ड्राइंग जो है, चूंकि मैंगो का सब्जेक्ट नहीं है तो मैं सिर्फ ऐड करूंगा कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, मुख्तलिफ जो मैंगो के जोन्स हैं वहाँ पे हमने लोगों को कांटेक्ट किया है। खास तौर पे हमने सिंध के अंदर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया है और उनके साथ हमारी 2 प्रिलिमिनरी मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं। आई होप कि नवंबर तक ये चीजें सारी मेच्योर हो जाएंगी। हम मैंगो ड्रायर उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं पीएचडीसी के प्लेटफॉर्म से, ईडीएफ को यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि मैंगो ड्रायर के ऊपर एक कामयाब किस्म का जो ट्रायल है वो हो चुका है, ट्रायल उसके ऊपर हो चुका है। तो उसको सामने रखते हुए हम लोगों ने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को से रिक्वेस्ट की, और क्योंकि सिंध 30-35% शेयर है मैंगो का, तो उनको हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। इसी तरह चूंकि ये चलते चलते बात मैंने आप लोगों को बता दी कि पीएचडीसी हर उस एक्टिविटी, हर उस प्रोजेक्ट, हर उस प्लान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है जो इस सेक्टर के अंदर वैल्यू ऐड कर सके। चूंकि ये बातें सारी चलती रहेंगी, मेरे साथ मैं यहाँ पे सामने देख रहा हूँ काजिम खान अचकजई साहब हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खास तौर पे जो बलूचिस्तान रीजन के अंदर, खास तौर पे जो आप लोगों की जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेप्स हैं, एप्पल हैं, अभी ऑलिव आपकी एमर्जिंग क्रॉप है, इसके ऊपर आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि पीएचडीसी आप लोगों के साथ कहाँ पे मिलके किन एरियाज में इंटरवीन कर सकता है। लेकिन सर मेरी गुजारिश ये होगी कि हमारे मैंडेट को सामने रखते हुए आप प्लीज हमें गाइड करिएगा, ताकि क्योंकि हमारी जो लिमिटेशन है वो हमारा मैंडेट है, हम फेडरल का इदारा है और हमारा एक मैंडेट तय है, आप जानते हैं, हमारे बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, तो हम उससे बाहर जा नहीं सकेंगे शायद अपने मैंडेट से। तो उसके अंदर रहते हुए आप हमें गाइड करें कि हम बलूचिस्तान के जो हॉर्टिकल्चर के स्टेक होल्डर्स हैं
उनको किस तरह, किन एरियाज में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट काजम साहब जी, सर आप प्लीज माइक का अनम्यूट करिएगा। काजम साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूटेड है। अनम्यूट करिएगा सर। जी। अभी आवाज आ रही? जी आ रही है। जी, मैं खावर साहब, जाफर साहब और तमाम दोस्तों को मैं सलाम कहता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि बलूचिस्तान तो रिच क्लाइमेट है, यहाँ पे अंगूर, स्टोन फ्रूट्स, एप्पल्स, पोमेग्रेनेट और खरबूजा और बहुत सी फसलें होती हैं। इसमें पीएचडेक ने एक अच्छा किरदार भी उठाया है। पहले एक हॉटी मैग के नाम से आप लोगों की एक बड़ी अच्छी मैगजीन आती थी जो बड़ी इंफॉर्मेटिव होती थी। पहले सजेशन तो मैं ये दूंगा कि वो हॉटी मैग जो मैगजीन वो दोबारा निकालने की कोशिश करें। और उसके अलावा जो अंगूर की आज जो वैल्यू एडिशन की जो टू द पॉइंट हम बात करते हैं, अंगूर तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख टन हमारे यहाँ बलूचिस्तान में अंगूर की पैदावार है। तो इसमें कोई 16 से 18 वेराइटीज जो है हमारी ट्रेडिशनल वेराइटीज है और कुछ 8-10 के करीब हमारी इंपोर्टेड वेराइटीज हैं। इसमें हमारे साथ जो बहुत से मसले आ रहे हैं, एक तो ये हमारे ट्रेंच पे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो पिछले साल क्लाइमेट चेंज की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से हमारी पूरी फसल 80% हमारी फसल खराब हुई या तबाह हुई। तो हम ये चाहते हैं कि ये अगर ट्रेलिसिंग पे कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट मिले, या मैं पीएचडी इसको ऐसा सेक्टर उठा के हमारी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करवाएं कि ट्रेलिसिंग और ड्रिप इरिगेशन पे हम जा सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारी जो जिस तरह आपने पहले कहा कि 30% हमारी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होती हैं। बी और सी ग्रेड जो है यहाँ पे हम दानों की शक्ल में जो रह जाते हैं सुंदरखानी और किशमिश और दूसरी चीज़ों में, वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे किशमिश खाने बन जाए, डिहाइड्रेशन यूनिट्स बन जाए, जिस तरह आपने मैंगो का कहा, तो यहाँ पे भी मल्टी डिहाइड्रेटर अगर इंट्रोड्यूस हो जिसमें हम तमाम फ्रूट्स के उसमें डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। इसमें अगर अंगूर की भी ट्रेडिशनल जो किशमिश खाने होते हैं वो तो हम शेडो प्लेसेस में कमरों के अंदर लटकाते हैं, तो वो जैसे कंधार या वहाँ पे ट्रेंड है, यहाँ पे भी इस तरह बहुत कम है। लेकिन हमारा जो आयता एक वेराइटी है उसमें हम मनका भी बन रहा है, वो कास्टिक सोडा के जरिए हम उनको उस पे वो करते हैं, फिर उनको पिला देते हैं, फिर वो खुश्क होते हैं, फिर वो इंडिया और दूसरे ममालिक में वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो उस वो मनका तो हम डिहाइड्रेट कर रहे हैं, तकरीबन 90% जो हमारा मनका है वो डिहाइड्रेट या वैल्यू एडिशन पे हो रहा है। रह गया हमारे जो सुंदरखानी, किशमिश और हमारी दूसरी जो वेराइटीज हैं, उस पे हम किस तरह उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, उसको कैनिंग में किस तरह ला सकते हैं, उसका सिरका किस तरह बना सकते हैं, उसका जूस किस तरह बना सकते हैं। इसमें हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट करनी चाहिए। आप लोग हमें सपोर्ट करें कि कोई इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे लगे जिसमें अगर एप्पल कॉन्सेंट्रेट का जूसेस या दूसरी प्लांट लगता है तो उसके साथ एक छोटा सा प्लांट ये भी लगे। यहाँ पे दीतू एंड सन्स है, वहाँ दीतू का सिरका या विनेगर शायद पाकिस्तान में हर जगह पे अवेलेबल है, अभी बहुत सी कंपनीज इसमें आ चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की दूसरे कैपेसिटी बिल्डिंग में आप लोग हमें मदद करें। और पीएचडी का हमारी ये हेल्प कर सकता है, ईरान और इंडिया इन दोनों की हमें जो अंगूर की वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री है वहाँ पे एज अ स्टडी टूर हमें विजिट करवाया जाए। अगर सीजन में हमारी विजिट हो जाते हैं वहाँ पे वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री हम देख लेते हैं। ये सेम क्लाइमेटिक पोजीशन भी है और इनकी मशीनरी इंपोर्ट करना आसान भी है और सेम लैंग्वेजेस भी हैं, तकरीबन सेम लैंग्वेजेस, इनकी लैंग्वेजेस को भी हम समझ सकते हैं। उनकी अगर कोई ट्रेनर भी आता है हमें ट्रेनिंग के लिए तो मैं ये बेंच मार्क करूंगा ये हमारी जो सेम नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ के वो आके हमें हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, हम वहाँ की स्टडी टूर कर लें। और ये डिहाइड्रेशन यूनिट जो पंजाब में गुजरांवाला गुजरात यहाँ पे जो बन रहा है मैंगो के लिए दूसरी, वो तकरीबन ज्यादा फर्क नहीं होता डिहाइड्रेशन यूनिट्स में। तो हम ये डिहाइड्रेशन यूनिट या कैनिंग या इन इस तरह की उसमें आप बलूचिस्तान की जिम्मेदारों को, पाकिस्तान
बलूचिस्तान की जो डिहाइड्रेशन यूनिट्स हैं या कैनिंग है, इनकी इंडस्ट्री की विजिट करवा सकते हैं, इनको लिंक्स करवा सकते हैं। और ये स्टडी टूर या इंडिया और ईरान का जो मैंने बताया कि इसमें हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए, उन्होंने इसमें बड़ी एडवांस हुए हैं। और ये नई कल्टीवार जो है अंगूर के, ये भी इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। सर्टिफाइड नर्सरी पे अगर हम जाएं तो उसमें भी आप हमारी एज ए ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग या अगर कोई इन्वेस्टर हमारे साथ जीवीज करना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हम ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अंगूर की सर्टिफाइड नर्सरी नहीं है, तो यहाँ पे एक सर्टिफाइड नर्सरी, वो भी प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग में, कि वो ट्रांसपोर्ट भी आसानी से हो सके। बड़ी मेहरबानी तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ और खावर साहब, जाफर साहब को। ये हमारी सजेशन है बलूचिस्तान हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और बलूचिस्तान जिम्मेदार एक्शन कमेटी की एक जिम्मेदार की हैसियत से और ओहदेदार की हैसियत से। थैंक यू वेरी मच सर। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी सारी बातें बड़ी वैलिड हैं, बड़ी जेन्युइन है। लेट्स हैव अ सेपरेट मीटिंग टू डिस्कस द पॉसिबल इंटरवेंशंस फ्रॉम द पीआईडीसी प्लेटफॉर्म। कुछ चीजें व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड वो वायबल हैं और उनके ऊपर काम किया जा सकता है। नॉट ऑल बट काफी सारी चीजें इसमें जो आपने हाईलाइट की हैं उसके ऊपर हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ मिलके बलूचिस्तान के अंदर ये इंटरवेंशंस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। आपके साथ तो हमारा राब्ता है, हमारे डेली बेसिस पे एक दूसरे के साथ कनेक्शंस हैं। इंशाल्लाह सर एक सेपरेट मीटिंग करते हैं। हम डॉक्टर जावेद तरीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मेरी गुजारिश ये होगी कि सभी दोस्त तहम्मुल से इस आज के वेबिनार को सुने। जो भी सवाल होंगे आप नोट फरमाइएगा अपने पास, उनको याद रखिएगा। इवेंट के खत्म होते ही आप अपने सारे सवाल जरूर पूछिएगा हमारे एक्सपर्ट से। और मेरी गुजारिश ये होगी, जिस तरह काजिम खान साहब ने बहुत खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की, जिनके ऊपर हम इंशाल्लाह काम भी करेंगे, इस तरह की कोई अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशंस हों, फिर वही बात कि हमारे इदारे के मैंडेट और रोल को समझते हुए वो बात हमारे साथ करने से फायदा कोई नहीं होगा जो हमारे रोल से बाहर निकल जाएगी। तो हमारे इदारे के रोल को समझते हुए जो भी सजेशन आप देना चाहें, कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें तो जरूर करिएगा। I would request to Dr. Javed Tareen साहब to start their presentation ताकि हम लोग इसको टाइमली कंक्लूड भी कर सकें अपनी। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ओवर टू यू सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू खावर साहब। जाफर साहब प्रेजेंटेशन शेयर कर दें बॉस की। सर कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? जी 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 जी, आई डू सी। राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एचडेक का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का, खावर साहब का और सीईओ साहब का, अतहर हुसैन साहब का, जुल्करनैन साहब, जाफर साहब, ये जो सारी टीम है पीएचडी की। जी जी, आप मुझे सुन रहे हैं खावर साहब? जी सर, जी बिल्कुल सुन रहे सर, सुन रहे सर। ऑलराइट। जो पीएचडी की ये जो सारी टीम है, इनकी जो काविशें हैं हॉर्टिकल्चर के हवाले से, और खासकर मैं ये कहूँगा पाकिस्तान में जो हॉर्टिकल्चर की इंडस्ट्री है उसके पिनअपने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ये बड़े अच्छे इंटरवेंशंस हैं जो पीएचडी ने एक सिलसिला इसका शुरू किया हुआ है पिछले कई महीनों से, जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में हॉर्टिकल्चर के हवाले से कभी इस किस्म की इंटरवेंशंस नहीं हुई हैं और न ही किसी प्लेटफॉर्म से हुई हैं। तो पीएचडी का ये कई बड़ा मैं कहता हूँ बड़ा एहसन इनका ये इकदाम है। तो इंशाल्लाह जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, खासकर मैं फ्रूट्स के हवाले से जो हमारा वो है, फिर मेनली पाकिस्तान की स्पेशलिटी है फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा, और फिर बलूचिस्तान भी फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आज की जो हमारी ये वेबिनार है और प्रेजेंटेशन है, वो भी इसी हवाले से वन ऑफ द कमोडिटीज़ ऑफ बलूचिस्तान मेनली। आगे प्रेजेंटेशन में मैं क्यों इसको मेनली बलूचिस्तान का कह रहा हूँ, जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो शो करेंगे कि ये कंसंट्रेटेड है मेनली बलूचिस्तान में ही। तो आज का जो हमारा टाइटल है वेबिनार का, वो है अपॉर्चुनिटीज इन वैल्यू एडिशन ऑफ ग्रेप्स प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा सा कि ये ग्रेप्स है क्या, अगर हम इसको टेक्निकली या उस हवाले से हम देख लें कि जो उसमें है हमारे जो उसमें कैरिकुलम में या हमारे सब्जेक्ट में कि विटिस वेनिफेरा इसका बॉटनिकल नाम है,
और ये जो है विटेसी फैमिली से इसका ताल्लुक है, और मेनली ये मेडिटेरेनियन और सेंट्रल यूरोप एंड साउथ ईस्ट जो है साउथ वेस्ट एशिया जो है इसका जो माना जाता है कि ये यहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो यहीं से फिर ये बाकी दुनिया में फैला है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेप्स जो है वो मेनली जो है ना डिसिडियस उसमें आता है, पौधों के जो प्लांट किंगडम है उस डिसिडियस में आता है, क्योंकि ये लीव शेड करता है, यानी कि अपने पत्ते जो है ना खिजा में गिरा देता है, और सारी सर्दी जो विंटर इस पे गुजरता है उसमें ये डोरमेंट होता है, वो ख्वाबिदा हालत में होता है। फिर ग्रेप्स जो है ना वो वेट विंटर्स यानी कि सर्दियों में बारिशें जो है ना ये इसको जो है ना ज्यादा सूट करता है, और जो ड्राई और माइल्ड समर्स हल्की गर्मी हो मतलब ज्यादा गर्मी ना हो, तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा जो अपलैंड्स बलूचिस्तान के हैं वो बहुत ज्यादा इसको इस प्लांट को सूट करता है। मेनली बलूचिस्तान के हायर एल्टीट्यूड के इलाके जो हैं, खासकर फिर जो हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें किला अब्दुल्ला है, उसमें चागी और ये बेल्ट है, फिर उसके बाद मस्तूम पशीन, फिर किला सैफुल्ला, ये डिस्ट्रिक्ट्स, फिर सुराब और ये कलात, ये सारा बेल्ट जो है ना ये बहुत सूटेबल है हमारे इसके जो है ना ये इलाके जो है ग्रेप्स की प्रोडक्शन के लिए। फिर ग्रेप्स जो है इसमें इसकी सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये इसमें ड्राउट रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी कि लो वाटर रिक्वायरिंग है, ये कम पानी में भी जो है ना सस्टेन कर जाता है। तो इसमें हवाले से मैं मजीद ये कहूँगा कि जो हमारा ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये ग्लांस एट वर्ल्ड ग्रेप्स प्रोडक्शन, अगर हम एक जायजा ले लें दुनिया में ग्रेप्स की जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्शन की, मेनली वो तो चाइना है। 1,34 करोड़ टन जो है ना चाइना प्रोडक्शन ले रहा है इस वक्त, ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं। फिर इसी तरह ये पूरा ये टॉप 10 कंट्रीज का लिस्ट मैंने दिया हुआ है, तो आप उसमें आप देख सकते हैं। फिर पाकिस्तान रैंक्स 53rd इन द वर्ल्ड, और ये 53rd भी पाकिस्तान जो है ना सिर्फ बलूचिस्तान की जो मेन प्रोडक्शन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगे वो थोड़ा और इसको डिटेल में इंशाल्लाह मैं इलाबोरेट करूंगा। फिर इसमें एक पॉइंट देखने वाला है, वो ये है अगर हम देख लें कि मेनली जो इंडिया है उसकी प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्स 7 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इन द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ यील्ड पर एकड़, सॉरी पर हेक्टेयर। आप देख लीजिए 21 टन वो ले रहा है पर हेक्टेयर। तो ये आप देख लें कि इसकी प्रोडक्शन इंडिया की वो बहुत ज्यादा है, यानी कि इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया की जो इसकी कल्टीवेशन की टेक्नोलॉजी है या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो काफी बेहतर है। इवन के इसमें चाइना जो टॉप पर है वो 16 टन ले पा रहा है पर हेक्टेयर, जबकि यूएसए 18 टन ले रहा है। तो आप इससे अंदाजा करें कि इंडियंस इसमें काफी एडवांस हैं ग्रेप्स की प्रोडक्शन में इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन में। तो पाकिस्तान में अगर हम इस वक्त देखें, हम 6.7 टन ले रहे हैं फी हेक्टर प्रोडक्शन हमारी। तो आप देख लीजिए कि हमारे आगे जो सामने जो पड़ा हुआ स्टिक यार्ड वो बड़ा लंबा है, मतलब उस स्टिक यार्ड के हवाले से अगर इस पे उतरना है तो अगर हम हॉरिजॉन्टली ना जाएं, वर्टिकली, यानी कि हम बजाय एरिया फैलाने के अगर हम इसी में ही जो हमारा एग्जिस्टिंग एरिया है उसमें हम कल्चरल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर लें तो हम अपना प्रोडक्शन जो है ना मेनी टाइम्स बढ़ा सकते हैं। और इसी एग्जिस्टिंग वाटर यूटिलाइजेशन में, क्योंकि वाटर इज द मेन लिमिटिंग फैक्टर है जो किसी भी कमोडिटी की प्रमोशन में या उसकी क्लस्टर डेवलपमेंट में। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो पानी है वो मेन अहम फैक्टर है हमारे लिए ग्रेप्स की इंडस्ट्री के पनपने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। पाकिस्तान एरिया एंड प्रोडक्शन ग्रेप्स, इसमें आप देख लें मेनली ये प्रोडक्शन जो है ना ये पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स का हमारा 2021-22 का ही डेटा है। इसमें सारी प्रोडक्शन मेनली जो है ना बलूचिस्तान में कंसंट्रेटेड है, और फिर सेकंड नंबर पे जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में जो बहुत ही नॉमिनल सा है 1000 मतलब 1100 उसके करीब है टन्स के अराउंड है, जबकि बलूचिस्तान में इस वक्त 1,06,000 मोर देन 1,06,000 टन के करीब इसकी एनुअल प्रोडक्शन है ग्रेप्स की।
बाकी हमारे जो 2 सूबे हैं जिसमें पंजाब और सिंध, वो हमारा ये जो डेटा है वो 0 शो कर रहा है। फिर इसके अलावा जीबी भी है और आज़ाद कश्मीर भी है, लेकिन वो डेटा हमारे उसमें स्टैटिस्टिक्स में अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता पंजाब में मुझे वैसे मालूम है कि जो पुठवार का रीजन है, चकवाल, ये बेल्ट, ये सारा यहाँ पे काफी हद तक जो है ना ग्रेप्स बहुत ज्यादा प्रमोट हुई और काफी उसमें जो है ना प्लांटेशन हुई हैं और बड़े अच्छे वो जो अर्ली वैरायटीज हैं। उसमें मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि ये 2007-8 की बात है। वहाँ पे एक और मेरे हमनाम है जावेद साहब, वहाँ के एक्सटेंशन ऑफिसर थे उस वक्त। वो भी मेरे साथ पीएचडी फेलो थे वहाँ पर यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि ग्रेप्स हमारे इस इलाके में फैल जाएं, इसका हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ग्रेप्स को सूट करती हैं। तो मैंने हमारे पशीन का जो एग्रीकल्चर रिसर्च का फार्म है, विटीकल्चर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वहां से मैंने इनको अर्ली वैरायटीज उनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाई, उनको दिलवाई वहाँ को उनको। तो मैंने कहा कि जी अर्ली, क्योंकि आपके यहाँ मानसून आता है, मानसून जो है ना ग्रेप्स के लिए ठीक नहीं है, तो अर्ली वैरायटीज आपके लिए बेहतर है। मानसून आने से पहले पहले जो है ना आपकी जो है ना हार्वेस्टिंग हो जाए ग्रेप्स की, ताकि आपको बाकी फंजिसाइड वगैरह या डिजीजेस के इशू भी ना आए, ना फंजिसाइड का यूज करना पड़े। तो इस हवाले से मैं ये भी कहूंगा कि अगर जावेद साहब भी अटेंड कर रहे हैं इस वेबिनार को, तो स्टेटिस्टिक्स में वो देख लें कि पंजाब के स्टेटिस्टिक्स में ग्रेप्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये एक वो है। बहरहाल फिलहाल जो जो फिगर्स हैं हम उसी के ऊपर ही रिलाई करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बलूचिस्तान एरिया और प्रोडक्शन जो है ग्रेप्स का, इस हवाले से अगर आप देख लें, मेनली हम पिछले 4 सालों का ये डेटा है। और एक आखिरी हम देखते हैं कि 2011-12 में आखिरी हमारा जो लास्ट वो था, उस वक्त हमारी जो यील्ड थी पर हेक्टेयर 4.1 टन थी पर हेक्टेयर। इस वक्त हम 6.7 टन ले रहे हैं पर हेक्टेयर। इसमें एडवांसमेंट तो की है, इम्प्रूवमेंट आई है वक्त के साथ साथ, लेकिन उस पेस के साथ नहीं है जिसके साथ चाहिए। मतलब जितनी इस वक्त अवेयरनेस है टेक्नोलॉजी के बारे में और जो इतने गैजेट्स हैं, अब हमारे जिम्मेदार भाई अगर देख लें, ये एक हमारे लिए अलमिया है कि हम इतना ज्यादा मतलब प्रीशियस वाटर, ग्राउंड वाटर जो है हमारा, कोई 1000 से कोई 1200 फीट से हम पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और वो इतना महंगा पानी है कि उससे हमें चाहिए कि क्वालिटी और बेहतरीन और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें। लेकिन अभी तक हमारी जो प्रोडक्शन है पर यूनिट एरिया वो बहुत कम है। वो अगरचे ये ग्रेजुअली इसने इंक्रीज किया है, इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन उस तरह से पेस इसका बहुत ही स्लो है। इस लिहाज से अगर हम देखें, अगर इंडिया के लेवल पे हम पहुंचना चाहें कि 21 टन पर हेक्टेयर, तो हमें कितने साल लग जाएंगे? मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा सदी हमें लगेगी वहां पहुंचने तक। तो लिहाजा में ये, अगर पीएचडी भी इस पॉइंट को अगर नोट कर ले खावर साहब के, जो फील्ड के प्रैक्टिसेस हैं, अगर उसकी ट्रेनिंग्स हम फार्मर्स को दे सकें फील्ड के अंदर, या फार्मर डेज या सेमिनार्स के थ्रू, कि जी वो अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। चंद एक और पॉइंट्स भी है, वो आगे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ताकि क्योंकि जो अगर हम जा रहे हैं वैल्यू एडिशन के लिए, तो अब आपके पास वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा तो आप वैल्यू एडिशन कर सकेंगे, वरना तो हमारी जो आगे वैल्यू एडिशन है वो भी सारी जो इंटरवेंशंस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारी हमारी जाया जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, आप देख लें कि एरिया हमारा बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट एरिया स्टेगनेंट है, मामूली सा इंक्रीज हुआ है इसमें एरिया में, जबकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है। आप प्रोडक्शन को देख लें, प्रोडक्शन की बार्स जो है ना, आखिरी ये जो बार है ये काफी इसने, ये थोड़ा हौसला अफजा है, लेकिन उस तरह से नहीं है कि जैसे मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र किया कि हमारा जो उसका फेज है, सॉरी पेस है, वो जो है ना उस तरह से नहीं है, एक्सेलरेटेड नहीं है, कि ताकि हम कम से कम, अगर हम इंडिया को नहीं तो बाकी जो एडवांस कंट्रीज हैं जिनकी प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया काफी ज्यादा है, कम से कम उनके करीब तो पहुंच जाए। नेक्स्ट प्लीज। ये एक वाइल्ड ग्रेप्स का फोटोग्राफ मैंने शेयर किया हुआ है यहाँ पर। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जो हमारा पहाड़ी सिलसिला है, खासकर ये पशीन का, किला सैफुल्ला का और कलात का, यहाँ पर वाइल्ड ग्रेप्स भी काफी बकसरत पाए जाते हैं।
आप उस पे मतलब पहाड़ी सिलसिले हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उसके ऊपर आप जब जाएंगे आपको बेतहाशा वाइल्ड ग्रेप्स मिलेंगे। तो लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इशू है कि वाइल्ड ग्रेप्स मतलब इसके अंदर जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके ट्रेड्स हैं, अगर इस पे हम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अगर इसकी हम जो है ना वो मार्कर के जरिए या उसको जो है ना ये डीएनए फिंगरिंग उसकी करना या मतलब डीएनए के जो है ना फिंगरप्रिंट्स लेकर और उसकी जो है ना वो लेकर हम इसकी जो है ना ट्रेड्स को हम जो ऑलरेडी हमारे पास वैरायटीज है उसमें अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें तो इससे हम जो है ना काफी वो ले सकते हैं, मतलब हौसला अफजा नताइज जा सकते हैं। जो डिजायरेबल हमें कैरेक्टरिस्टिक खासकर जो है ड्राउट रेजिस्टेंस जो है ना वो बड़ा अहम फैक्टर है। अगर क्योंकि ये पहाड़ियों पे लगे हुए ये साल की जो 5-6 बारिश होते हैं ये उसमें सरवाइव करते हैं और ये प्रोडक्शन भी देते हैं। तो अगर ये बहुत कम पानी में जो है ना अच्छा खासा प्रोडक्शन देते हैं, अभी आजकल मार्केट में कोयटा में काफी नजर आ रहा है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं कि ये जो वाइल्ड ग्रेप्स हैं वो मिल रहे हैं, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बहुत बेहतरीन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कंटेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं और बेहतरीन है, हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो इसके लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये कि आप इसको जो है ना ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं ज्यादा डिस्टेंट मार्केट्स को, क्योंकि ये हाईली पेरिशेबल है। एक तो हाईली पेरिशेबल है, बल्कि मोस्ट हाईली पेरिशेबल में ये आता है। बहुत ही डेलिकेट है इसका फ्रूट और एकदम जो है ना ये इसकी लाइफ जो है ना हार्डली 2 दिन है या 3 दिन है, तो 2 या 3 दिन में ये खराब हो जाते हैं। तो इस पे भी काम करने की जरूरत है। अगर ये खावर साहब इस बात को भी इस पॉइंट को भी नोट कर लें। फिर जो हमारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं ग्रेप, अगर इसमें देख लें, जो सारी हमने इंटरवेंशन करनी है आखिरकार प्रोडक्शन के लिए करनी है, तो इसके लिए एरिया और सिलेक्शन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ साथ अगर हम देख लें कि सॉइल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लोमी सॉइल है उसमें ये बेस्ट सूटेड है ग्रेप्स कल्टीवेशन के लिए, लेकिन अगर ग्रेवल भी हो उसमें थोड़ा सा सॉइल जो है ना सेलाइन भी हो, लेकिन ये सरवाइव कर जाता है उसमें, जो कि बलूचिस्तान के जो सॉइल है मेनली उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर ग्रेप्स वैरायटीज जो सिलेक्शन है उसमें जो लोकल वैरायटीज हैं जो बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही हैं और बड़ी पॉपुलर भी है, और उनका जो कीपिंग का या शेल्फ लाइफ जो क्वालिटी है वो भी इसकी बड़ी हाई है, जिसमें किशमिश है, आयता है, साइबी है और शुंडो खानी, ये मेन वैरायटीज हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूं इस प्लेटफॉर्म के तवसत से कि ये जो शुंडो खानी है ये आमतौर पे जो है ना सुंदर खानी इसको कहा जा रहा है, जबकि ये कि असल में इसका नाम शुंडो खानी है। तो अगर करेक्शन हो जाए कि मेनली इसका असल नाम जो ये वैरायटी है जो बड़ी बेस्ट वैरायटी है और बड़ी पॉपुलर है हमारे कंट्री में, तो इसका असल नाम जो है शुंडो खानी है, सुंदर खानी नहीं है। फिर जो एग्जॉटिक वैरायटीज है उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पे रेड ग्लोब है, किंग्स रूबी है, क्रिम्सन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। ये मेन थॉमसन सीडलेस जो है ये किशमिश के लिए बड़ा बेहतरीन है। हमारी जो अपनी किशमिश वैरायटी है इसकी भी बड़े अच्छे बेहतरीन रेजिन्स बनते हैं, यानी कि किशमिश बनते हैं। फिर मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज है, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया, जो हमारा पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन को न सिर्फ कम कर रहा है, बल्कि अगर आप ये राइट साइड पे देखें नीचे वाली जो तस्वीर है, अगर हम मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो ये हमारी जो बंचेज हैं उसकी ये सूरत हाल होती है। नॉर्मली हमने देखा है और फार्मर अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी हमारे बंचेस का ये पोजीशन है, एक तो ये बड़ा क्लस्टर जो है ना इसका बड़ा वो है, थिक सा है, डेंस सा है, ओपन नहीं है इसकी जो बेरीज हैं। तो ये मार्केट के हवाले से जो है ना ये आपके लिए जो है ना ये मार्केट के और टेबल के पर्पस के लिए ये वाली ग्रेप्स दोनों लिहाज से, हर लिहाज से आप देख रहे प्रेजेंटेबल भी नहीं है और कंज्यूमेबल भी नहीं है। फिर अगर हम देखते हैं कि ये जो राइट हैंड पे जो ऊपर वाली पिक्चर है ये टेबल वैरायटी है बेस्ट, आप देख लें बेहतरीन, ये इसके बेरीज देख लें ओपन है, तो ये मार्केट के लिए बड़ा बेहतरीन है। तो अगर आपने मार्केट करना है टेबल पर्पस के लिए तो ये जो ऊपर वाली तस्वीर है इस किस्म की अगर मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आप करेंगे तो आपको इस किस्म के बंचेस मिलेंगे जो बेहतर रिटर्न फार्मर के लिए जो है ना उसका बायस बन सकता है। फिर उसके बाद हम और देखते हैं कि आगे मजीद हमारी जो फील्ड में बुनियादी गलतियां हैं इस वक्त, ट्रेंचेस और ट्रेलिस सिस्टम। सारी दुनिया में ट्रेलिस सिस्टम पे अंगूर लगाए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ट्रेंचेस सिस्टम है, यानी कि जमीन में खड्डा खोद के
लंबी लाइनें निकाल के ट्रेंचेस बना के उसमें ग्रेप्स लगाए जाते हैं। आज से ये सदियों से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अभी नया है, ये अभी हो रहा है। उसकी वजह ये है कि पहले हमारे यहाँ मानसून नहीं होता था, क्योंकि मानसून रेंज में ये ग्रेप्स ग्रोइंग एरियाज नहीं आते थे। तो इस वजह से ट्रेंचेस का इशू ये सस्ता भी था और फिजिबल भी था फार्मर्स के लिए। लेकिन चूंकि अब ये पिछले चंद दहाइयों से बड़ा इशू बन रहा है फार्मर्स के लिए, कि इसमें वो फार्मर जब भी बारिश होती है, एक तो फार्मर दुआ कर रहा होता है कि जी मानसून की बारिश ना हो, क्योंकि उनकी क्रॉप अभी जो है ना फील्ड में होती है, यानी कि वाइन्स के ऊपर बंचेस लगे हुए होते हैं, अभी हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं होता, इस दौरान मानसून की बारिशें आ जाती है। तो उसमें काफी बीमारियां, मोल्ड वगैरह जो है ना, उसकी डिजीज वगैरह, इनका अटैक हो जाता है। फिर उनको फंजीसाइड वगैरह स्प्रे करने पड़ते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा जो है ना वो क्या कहते हैं इनपुट्स है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की शक्ल में, जो इनको फिर काफी महंगा पड़ता है। और फिर पाकिस्तान आगे जाकर हम देखेंगे जो इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ग्रेप्स, फिर इनको ये मार्केट में कंपटीशन भी करना पड़ता है जो इंपोर्टेड ग्रेप्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रूनिंग ऑफ ग्रेप्स। हमारे जिम्मेदार भाई अक्सर इसकी प्रूनिंग काफी हद तक करते भी हैं, लेकिन बिल्कुल सही प्रॉपर टाइम में अगर सही तरीके से अगर ग्रेप्स की प्रूनिंग की जाए तो बड़ा बेहतरीन इसकी प्रोडक्शन आ सकती है। तो एक ये भी है कि हमने प्रूनिंग का भी बड़ा ख्याल करना है। फिर नेक्स्ट हमारा ये कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, उसमें यही है कि अगर हम वीडिंग वगैरह कर लें, टाइमली अवेलेबल होंगे या सर आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही सर। आई थिंक कनेक्टिविटी का इशू है आपकी तरफ से। डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गए, आई थिंक वो थोड़ी देर में दोबारा से कनेक्ट करेंगे तो हमें ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता चलूं कि चैट बॉक्स में मैंने अपने पीएच डेक के जो भी अपने सोशल मीडिया की लिंक्स हैं, फेसबुक और ट्विटर के, वो शेयर कर दिए हैं। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने शेयर कर दिया चैट बॉक्स में। आप सब्सक्राइब करें। हमारे जितने भी वेबिनार्स इससे पहले मुनक्कद हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड सेकेंडली जो अभी आज हमारा वेबिनार हो रहा है 1 से 2 घंटे बाद, इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। मैंने अपने चैट बॉक्स में पीएच टेक की एग्री टीम ने प्रोडक्ट मैनुअल्स बनाए हैं, उसका जो ग्रेप्स का प्रोडक्ट मैनुअल है वो भी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स के अंदर। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और उसकी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे उस पे लिटरेचर है सारा। तो उससे भी आप काफ़ी आपको फ़ायदा होगा डाउनलोड करके। आपको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए आप उसमें जो टेक्निक्स बताई गई हैं, एक्सपर्ट्स ने बताई हैं, वो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दी हैं। उसके साथ ही मैंने अपना और जुल्करनैन साहब जो असिस्टेंट मैनेजर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया है। अगर आपको इसके अलावा कोई क्यूरी है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं आप पीएच डेक से रिलेटेड, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो इवेंट्स हैं हमारे फ्यूचर में होने जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, उसकी अपडेट्स हमारी वेबसाइट पे अपडेट हो जाती हैं। तो वेबसाइट का भी लिंक मैंने शेयर कर दिया है। तो होपफुली के जितनी भी इंफॉर्मेशन है पीएच डेक से रिलेटेड वो चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है। आप लोग ज्वाइन करें हमारे सोशल मीडिया पेजेस को, तो आप फ्यूचर की एक्टिविटीज आपको उधर नजर आती रहेंगी हमारे। अभी इन द मीन टाइम मेरे ख्याल डॉक्टर साहब अभी नहीं कनेक्ट हो पा रहे, तो हमारे पास जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि पोठोहार में अभी काफी ज्यादा लोगों ने इस पे काम स्टार्ट कर दिया है। तो पोठोहार ग्रेप सोसाइटी के जो चेयरमैन है राजा यासर अब्बासी साहब, उनकी काफी कंट्रीब्यूशन है। तो स्टार्ट में तो मैंने देखा था वो ज्वाइन किया था। अभी अगर वो ज्वाइन करते हैं हमारे साथ तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट, जब तक डॉक्टर साहब नहीं ज्वाइन करते तो वो अ,
आई थिंक डॉक्टर जावेद साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर जावेद तरीन साहब से प्लीज कंटिन्यू रखें। डॉक्टर साहब अनम्यूट क्या कर दें राइट डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? सॉरी डॉक्टर साहब, वो थोड़ा असल में हमने सबको म्यूट कर दिया था, आप अनम्यूट करें, हो जाएंगे अब अनम्यूट अनम्यूट आप। जी जी सर। अब हो गया। आवाज जी आ रही बोलिए। है? जी आ रही है आवाज। जी सर। सॉरी, ये नेट की वजह से ये इंटरप्शन हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। चल रहे फिलहाल तो नेक्स्ट प्लीज। ये मैं थोड़ा सा भी ये एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ। पिक्चर्स का एक स्लाइड है, ये ट्रेंच वर्सेस ट्रेलिस का। ये हमारे यहाँ ये वाले हैं, ये जो आप लेफ्ट एक्सट्रीम पे आप ऊपर वाली तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई 1.5 से 2 फुट ऊंची जो है ना मट्टी की दीवार बना दी जाती है, और इसके नीचे जो है ना यहाँ पर इसका वाइन जो है ना इसकी प्लांटेशन कर दी जाती है। तो इसको ट्रेंच सिस्टम कहते हैं, जिसको पश्तो में जोआ कहते हैं, और हमारे बाकी जुबानों में तो अब मुझे क्लियर नहीं है। अच्छा, फिर ये निचले वाली जो लेफ्ट हैंड पे नीचे वाली तस्वीर है, इसमें भी ये ट्रेंचेस में आप देख सकते हैं, एरियल व्यू में ये ट्रेंचेस में लगे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं अगर ये बारिश होती है तो पानी के निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ अब ये आप वाइन्स की जो और उसकी लीव्स की कंडीशन भी देख लें, ये बुरे हाल में है। तो ये फील्ड की एक हेल्दी कंडीशन नहीं है, तो ये ट्रेंचेस की वजह से। तो इसमें काफी जो है ना इंसेक्ट्स भी जो है ना वो भी यहाँ पर हाइबरनेट करते हैं, इंसेक्ट्स का इशू भी रहता है। और जब अगर डेम्पनेस ज्यादा हो, बारिशें हो जाएं, तो यहाँ पर डिजीजेस बीमारियां जो हैं वो भी प्रिवेल करती है, यानी कि फैल जाती हैं। इस हवाले से एक तो ये, फिर अगर ये लेफ्ट हैंड पे अगर और बड़ी खूबसूरत इसकी जो आप पत्ते देख लें, साफ सुथरे हैं, और नीचे जो फील्ड है वो भी इसकी जो जो ग्राउंड है या फील्ड है वो भी आप देख लें, वो भी साफ सुथरी है। फिर आप सॉरी, पिछली स्लाइड पे जाएंगे दोबारा, प्रीवियस स्लाइड पे। ये जो लेफ्ट पे जो नीचे वाली तस्वीर है, सॉरी राइट हैंड पे जो नीचे वाली तस्वीर है, ये एक ट्रेलिस सिस्टम की जो है ना ओपन फील्ड की तस्वीर है, ग्रेप्स की। ये ग्रेप वाइन यार्ड है, आप देख रहे हैं, मतलब बहुत जबरदस्त फील्ड है और बड़ी खूबसूरत। आप पौधे देख लें कितने हेल्दी हैं और बड़े अच्छे कंडीशन में हैं। इसके ऊपर बंचेस लगेंगे। अब ये जितनी भी बारिश हो, मानसून की या जो भी बारिश हो, अब ये ना बेरीज को कोई नुकसान पहुंचेगा और ना ही पौधे को, और न ही किसी जो है ना फंजिसाइड वगैरह की कोई एक्स्ट्रा स्प्रे की जरूरत है। तो इसलिए हमारे जिम्मेदारों को जरूरत है बेहतरीन क्वालिटी की ग्रेप्स की प्रोडक्शन लेने के लिए, कि वो ट्रेडिस सिस्टम के ऊपर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने उसको वाइनयार्ड्स को कन्वर्ट करें। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट जाफर साहब। जी सर। ये अभी तक पुरानी स्क्रीन है। सर नेक्स्ट प्लीज। जी आ गई, अब आ गई है। अब ये देखें, ये ओवरहेड प्लांटिंग सिस्टम है। ये सीरिया में इस तरह का ज्यादा ये सिस्टम ज्यादातर सीरिया में, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जोब में हमारी जो फार्मर्स हैं उन्होंने ये वाला सिस्टम हुआ है, क्योंकि जोब मानसून रेंज में आता है। तो आप देख रहे हैं ये बड़े खूबसूरत साफ सुथरे बंचेस
जो है ना ग्रेप्स के लटक रहे हैं, इसमें ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ती है और ना किसी किस्म के जो है ना इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का जो है ना ज्यादा इंटरवेंशंस की यहाँ जरूरत पड़ती है। तो ये एक सिस्टम ये भी ओवरहेड ये वाला सिस्टम भी हमारे फार्मर जो है ना ये जो बाकी इलाके के बलूचिस्तान के हैं या रेस्ट ऑफ पाकिस्तान वो इसको अपना सकते हैं। खासकर जो चकवाल का एरिया है वहां पर मेनली उन्होंने किया ही ट्रेडिस सिस्टम पर है और बड़ा बेहतरीन सिस्टम है चकवाल और ये पोठवार वाले रीजन में और पंजाब की जो बाकी एरियाज में है, बड़े बहुत अच्छे जो वाइनयार्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो ट्रेंचेस सिस्टम है उसमें ये बड़े इश्यूज आते हैं। इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट जो है ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो है, वन ऑफ द इंटरवेंशंस इन द वाइनयार्ड्स। तो इसको अगर मैनेज हम करें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्रेप बेरी माउथ और वास्प का, जो सबसे ज्यादा जो है ना ये जो अब अगर आप राइट हैंड पे देखिए नीचे वाली तस्वीर में ये हाल हो जाता है बेरीज का, ग्रेप्स के बंचेस का, पूरे के पूरे बेंचेस और वाइनयार्ड्स का जो है ना ये वो डिवास्टेट तबाह करके रख देते हैं। फिर इसी तरह फंगस और वायरसेस हैं उसका भी अपना वो है इशू है ट्रेचेस वाले सिस्टम में। फिर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एक और, अगर हम ये सारे इंटरवेंशंस करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इस क्रॉप की। तो इस हवाले से हम ये कहेंगे कि पहले अपने हीट रिमूवल करना है प्री कूलिंग के जरिए, लेकिन अगर बेहतरीन इसका तरीका ये है अगर वेयर हाउसेस बनाए जाएं, अगर कलेक्टिवली फार्मर्स मिलके या गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस हो पब्लिक प्राइवेट इंटरवेंशंस के जरिए, तो अगर गवर्नमेंट साइड से ये फाइनेंस हो जाए, ये पीएचडी भी इस पॉइंट को अगर देख ले, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से अगर पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे अगर कोई एक दो वेयर हाउसेस बना दिए जाए फार्मर्स के लिए, तो फिर ये रेप्लिकेट हो सकते हैं, फार्मर फिर खुद भी इसको कर लेंगे, क्योंकि इसकी इफादियत जब एक दफा फार्मर देख लेगा तो फिर वो खुद भी और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि जो प्री कूलिंग है ग्रेप्स की, वो वेयर हाउसेस में उसके अपने चैम्बर्स होते हैं, उसमें उसकी प्री कूलिंग की जाती है, फिर उसके अंदर कोल्ड स्टोरेजेस है फर्दर। इस हवाले से मैं ये कहूंगा जो काजिम खान हमारे साथ यहाँ पर है उनका अपना भी यहाँ पर बहुत बड़ा सेटअप इन्होंने इसका कोल्ड स्टोरेज का लगाया है और पहली मरतबा बलूचिस्तान की हिस्ट्री में ग्रेप्स जो है स्टोर किए गए हैं। इससे पहले तस्वुर ही नहीं था ग्रेप्स को स्टोर करने का, हमारे जिम्मेदार भाइयों को इस चीज से कोई वाकफियत भी नहीं थी। तो ये एक बड़े अच्छे इंटरवेंशन हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमने एक्सपोर्ट की तरफ जाना है, पाकिस्तान अच्छा खासा ग्रेप्स एक्सपोर्ट भी कर रहा है और बड़े अच्छे एडवांस कंट्रीज को, आगे वाले स्लाइड्स में मैं वो फिगर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान ने अगर बेहतरीन और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमने अगर ग्रेप्स को एक्सपोर्ट करना है, उसमें हमने हैसेप को हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो है ना, एक तो इसको हमने जो है ना अडॉप्ट करना है, दूसरा हमने ग्लोबल गैप को जो है ना इसको भी हमने अडॉप्ट करना है। इस वक्त सबसे पहले यूरो गैप स्टार्ट हुआ था यूरोप में, तो उन्होंने ये एक निकाला था प्रोटोकॉल एग्रीकल्चर के जितने भी फूड आइटम्स हैं उनके लिए, उनकी फील्ड से लेकर उनकी हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट सेटिंग और मार्केटिंग के तक के लिए। फिर इसके बाद यूरो गैप के बाद ग्लोबल गैप बना, ग्लोबल गैप के बाद फिर मजीद ममालिक ने भी अपने अपने गैप्स बना लिए, जैसे जापान ने जे गैप बना लिया है, इंडोनेशिया ने आई गैप बना लिया, अब इंडिया भी मेरे ख्याल से उसने लॉन्च भी कर दिया है। तो इस तरह से ये भी एक पॉइंट है, अगर पीएचडी की टीम जो है ना, खासकर अथर साहब भी इस पॉइंट को अगर नोट कर लें कि पाकिस्तान गैप भी बनना चाहिए, पी गैप अगर ये बन जाए तो इसमें भी बहुत सारे हॉर्टिकल्चर के इश्यूज हमारे सॉल्व हो सकेंगे और सर्टिफिकेशन के हवाले से भी एड्रेस कर सकेंगे। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। लाजमी बात है कि गवर्नमेंट ने एक पूरा सेटअप जो है ना गवर्नमेंट का यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है हर सूबे में और प्रोविंशियल और फेडरल दोनों लेवल्स पे। तो हमारे जिम्मेदार भाई अगर डिपार्टमेंट से मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से राब्ता करें और किसी भी इंटरवेंशन से पहले अगर एक्सपर्ट्स का वो मायराना राय ले उनसे, तो उनके बहुत सारे मुश्किलात जो है ना वो हल हो सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है जिम्मेदार भाइयों के लिए कि वो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से राब्ता करें। नेक्स्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर
एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टॉक। 99% जो ग्रेप्स हैं उसकी प्रोडक्शन बलूचिस्तान में हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी है कि जो हमारा रोड नेटवर्क है वो फार्म टू मार्केट जो रोड नेटवर्क है वो ना होने के बराबर है। अगर जो थोड़ा बहुत है वो भी वेयर एंड टियर उसमें, यानी कि टूट फूट बहुत ज्यादा है। तो अगर हमारे रोड नेटवर्क ठीक हो जाए तो इसमें बहुत सारे जो हमारी हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है, खासकर जो ग्रेप्स है, वो भी हाईली पेरिशेबल कमोडिटी है, तो उसकी बर वक्त ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो पॉसिबल हो सकेगी। तो इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, फिर हमारी जो व्हीकल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, वो क्वालिटी ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। यानी हम ट्रक्स हैं उनमें जो इनके बॉक्सेस जो कैरी करते हैं वो ट्रक्स एक तो जो फर्श है वो भी फ्लैट नहीं है, वो भी सही नहीं है। फिर इतने सैकड़ों किलोमीटर्स जो है ना ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो एब्रेशन है उसका इशू है बड़ा, फ्रूट्स के जो बेरीज का आपस में। तो इसका ये भी इसकी क्वालिटी को बड़ा वो कर देता है, खराब कर देता है। फिर इसके बाद मार्केटिंग, जो ग्रेप्स है, जो मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS सिस्टम जो है ना वो एग्जिस्ट उस तरह से नहीं कर रहा है। जो अगर उसके होने की वजह से अगर ये मौजूद हो MIS सिस्टम, तो हमारा फार्मर जो है ना सही तरीके से अपने मार्केट को, अपने ग्रेप्स को मार्केट कर पाएंगे। तो वो पहले से ही वो जो है ना गेस कर लेंगे कि जी कहाँ की मार्केट में ग्रेप्स जो है ना गलत है, क्योंकि अफगानिस्तान से, ईरान से और दूसरे ममालिक से भी ग्रेप्स पाकिस्तान में जो है ना आ रहे होते हैं। तो इसमें ये देखने की जरूरत है, अगर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट करे तो फार्मर उससे जो है ना अपने उस मार्केट में भेजे जहां पर गैप है, जहां पर ग्रेप्स अवेलेबल नहीं है। तो ये विन विन सिचुएशन हो, बात फार्मर्स और कंज्यूमर्स के लिए भी, इवन कि ये मार्केट प्लेयर्स के लिए भी। तो इस हवाले से MIS सिस्टम का भी होना बड़ा जरूरी है, जो कि हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। इसी तरह हमारा जो इम्पोर्टेंट, जो जिस तरफ हमारा आज का टॉपिक है मेनली, जो इस वक्त क्योंकि हार्वेस्टिंग हो रही है, ग्रेप्स मार्केट्स में आ रहे हैं, न सिर्फ अपने पाकिस्तान के ग्रेप्स बल्कि हमारे हमसाया ममालिक से भी ग्रेप्स आ रहे हैं। तो इनकी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, तो इस हवाले से मैं आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट स्लाइड्स हमारे ज्यादातर इसी पर होंगे। नेक्स्ट प्लीज। जाफर साहब, ये वैल्यू एडिशन ऑफ ग्रेप्स जो हमारा आज का टॉपिक है, उसकी जो मेन यही है कि सबसे पहले यही है कि हमारे बलूचिस्तान में जो ज्यादातर जो वैल्यू एडिशन की जाती है वो रेजन्स की सूरत में, यानी कि किशमिश बनाया जाता है या मनक्का बनाया जाता है उसका। तो मेनली इसमें यही है कि रेजन्स बनाने का तरीका थोड़ा सा ये कि किस तरह बनते हैं, कि हमारे फार्मर जो है ना बलूचिस्तान में ज्यादातर सिर्फ ये करते हैं कि सिंपल उनको ओपन एयर में और अंडर द ओपन स्काई जो है ना उसके नीचे उनको फैला देते हैं, और जिसमें आमतौर पर जो है ना कोई इन्होंने सही मैश वगैरह या उसके वो जो ट्रेज वगैरह हैं, कोई इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से ये कि हमारी जो ग्रेप जो क्वालिटी के बेहतरीन ग्रेप्स के जो रेजिन्स बन रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो हाइजीन की वजह से उस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा अपने जिम्मेदार भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, अगर का पढ़ेंगे इसमें खासकर ये जो डाइंग ऑयल है उसका यूज अगर किया जाए, उसमें जो है ना उसके इस ऑयल में 5 मिनट के लिए, 3 से 5 मिनट के लिए बंच को डिप किया जाता है, और ये इसके जो फॉर्मेशन इस तरह से कि इथाइल ओलिएट 15 ml, पोटाशियम कार्बोनेट 25 ग्राम, इसका एक सोल्यूशन बनाया जाता है 1 लीटर वाटर में, और इसमें आप 3 से 5 मिनट बंच को जो है ना सिर्फ डिप आपने करना है, फिर उसको ड्राइंग के लिए रख दें, तो ये आपको बेहतरीन क्वालिटी का जो है ना वो ग्रेप्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। फिर हमारे जिम्मेदार जो है ना सल्फर फ्यूमिगेशन से भी नाबलद है, यूज नहीं करते, क्योंकि जब आप ओपन एयर में है तो फिर सल्फर फ्यूमिगेशन जो है ना वो सही हो नहीं सकती ये इंटरवेंशन। तो अगर ये सल्फर फ्यूमिगेशन भी की जाए तो क्वालिटी के रेजन्स जो है ना वो जो है ना पैदा हो सके। फिर इसी तरह अगर हम देखें कि नेक्स्ट अगर हम एक और वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, ग्रेप जूसेस।
अब ग्रेप के जूस जो है ना, खासकर मैंने जो पंजाब की ग्रेप्स को एक्सपीरियंस किया है, उनका टेस्ट मैंने किया है, तो उनकी क्वालिटी जो है ना उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ना टेबल वैरायटी के लिए इतने ज्यादा सूटेबल नहीं है। अलबत्ता जूसेस के लिए बहुत ज्यादा है। तो अगर हम जूसेस की तरफ जाएं तो उसमें अगर हम ये भी कर सकते हैं, अगर उसका ब्रिक्स लेवल को जो है ना 45 से 75 लेवल पर ले जाएं, तो इसका जूसेस जो है ना ये बड़ी एक इंटरवेंशन जो है ना, एक नया इंडस्ट्री जो है ना हमारे यहाँ जो है ना वो पिनप सकती है। आपके भी नजर से गुजरा होगा जो हमारे यहाँ जो इस वक्त यूज हो रहे हैं जूसेस पाकिस्तान में, जो क्वालिटी के जूसेस है उसमें उस पे लिखा होता है कि जी जो ग्रेप्स हैं या बेरीज हैं वो इंपोर्ट किए गए हैं स्पेन से, तो वो स्पेन वाले जो ग्रेप्स हैं वो यूज किए गए हैं, जबकि हमारे यहाँ अपने अच्छे खासे जो है ना प्रोडक्शन है ग्रेप्स की। तो अगर उसको यूज किया जाए तो ये एक तो फार्मर के लिए भी बेहतर होगा, हम तो और जो अपना हमारा जो एक्सचेकर है वो भी हम सेव कर पाएंगे। फिर इस तरह से हम एक और जो है इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, विनेगर हम बना सकते हैं। विनेगर के हवाले से हम ये कहेंगे ये भी काफी एक्सपेंसिव कमोडिटी है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर हम क्वालिटी का विनेगर बना सके तो जो जो अनराइप ग्रेप्स हैं उससे बेहतरीन क्वालिटी के जो है ना विनेगर हम बना सकते हैं। फिर एक और कमोडिटी है वैल्यू एडिशन की, जो ग्रेप से बनती है, वो पेकमेज है। पेगमेज हमारे यहाँ हमारे जिम्मेदार भाई इससे तो नाबलद हैं, यहाँ कभी बना नहीं है, लेकिन ये बड़ा कंसंट्रेटेड होता है किस्म का सॉलिड। इसको जो है ना हल्की आंच पे इसका जूस जो है ना निकाल के ग्रेप से उससे ये तैयार किया जाता है। तो ये भी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है। खासकर टर्की जो है ना इसमें बड़ा बहुत एडवांस है, और टर्की जो है ना ये सारे यूरोप को जो है ना तकरीबन बाकी दुनिया को भी जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेनली। तो ये पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ भी ये हो सकता है, अगर हम इस पे चले जाएं तो अच्छा खासा हम इससे जो है ना एक्सचेकर जो है ना हम न सिर्फ हम अर्न कर सकते हैं बल्कि सेविंग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये एक और जूस किस्म का जूस है, इसको वर्जूस कहते हैं, ग्रेप्स का बनता है। ये भी बड़ा थिक और विस्कोसिटी इसकी बड़ी ज्यादा होती है। तो ये वर्जूस भी अगर हम बनाना शुरू कर दें तो हम काफी जो है ना इसकी पोस्ट हार्वेस्ट जो है ना लॉसेज हैं उसको हम बचा सकेंगे। और वर्जूस की तरफ अगर हम चले जाएं, जो ये भी बड़ा कंसंट्रेटेड होता है, और इसमें भी काफी जो है ना फिर हम ये भी कर सकते हैं कि स्वीट स्प्रेड्स, ये भी एक किस्म का बाय प्रोडक्ट है, अगर बना सकते हैं हम ग्रेप से। और ये बहुत सारे उसमें हमारे उसमें यूज होते हैं, खासकर जो है ना इसका जो स्किन है और इसकी जो स्किन से और पल्प से जो है ना ये मेनली इसकी जेलीज और मार्मलेड्स ये बनते हैं। अगर इसमें इसको अब थोड़ा सा इसमें स्वीटनर और पेक्टिस का भी एडिशन करके, न सिर्फ हम इसके प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके हम बेहतरीन किस्म की जो है ना जेलीज मार्मलेड और ये सुबह की जो ब्रेकफास्ट में यूज होता है, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन एक जो है ना वो है इसका मसरफ है हमारी ग्रेप्स का। फिर उसके बाद अगर बाय प्रोडक्ट्स पे हम आए तो जब हम जूस बना लेते हैं फैक्ट्री में, जूस निकाल लेते हैं ग्रेप्स की बेरीज से, तो उसका जो वेस्ट बचता है उसे पोमेस कहा जाता है। तो वो पोमेस प्यूरी की सूरत में हम उसको बना सकते हैं, एक तो ये। दूसरा ये कि उसमें हम उसका फ्रूट रोल अप्स बना सकते हैं, सॉसेस बना सकते हैं, और टॉपिक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। सारे जो बेकरी आइटम्स हैं उसमें बतौर टॉपिंग भी यूज होते हैं। ये जो ये फेंकने के लायक नहीं है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा वेस्ट जूस निकालने के बाद जो बच जाता है उसमें फिर हम ये ब्रेड और केक्स और मफिन्स में भी ये यूज होते हैं काफी मिकदार में, और उसकी बड़ी डिमांड है इसके इस हवाले से। फिर इसके जो सीड्स हैं, सीड्स की भी जो ग्रेप्स की जो सीड है इसका बड़ा वो है पोर्शन है।
ये जो हमारे पास बच जाता है इसमें स्किन 40% है, इसका जो पल्प है वो 50% और 10% जो है ना इसका उसमें इसके सीड शामिल होते हैं। तो ये सारे कारामत हैं, इसको बजाय फेंकने के हम इसको जो इसका पोमेस है उसको हम बेहतरीन इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं। फिर जो ग्रेप सीड ऑयल है इसकी बड़ी डिमांड है, क्योंकि इसमें विटामिन ई जो है ना सनफ्लावर से और सैफफ्लावर से भी इसकी कंटेंट इसमें ज्यादा है। तो क्योंकि विटामिन ई की बड़ी जरूरत है, ये फार्मास्यूटिकल्स में भी काफी यूज होता है, तो इसका ऑयल जो है ना ये लो सैचुरेटेड जो है ना ऑयल है इसका, मतलब हाई सैचुरेटेड इसमें इसकी कंटेंट्स ना होने के बराबर है। इसलिए इसका ऑयल जो है कुकिंग पर्पस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और ये बड़ा हेल्दी भी है, तो ये इसकी भी बड़ी इंडस्ट्रियल यूज है और डिमांड भी काफी ज्यादा है। फिर ग्रेप्स पिगमेंट्स एक्सट्रैक्शन है, इसकी भी बड़ी डिमांड है इंटरनेशनली भी, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लोवेनाइड्स हैं और जो बाकी इसके पिगमेंट्स हैं, ये सारे जो है ना खासकर जो ग्रेप्स के जो स्किन के ऊपर या अंडर द स्किन जो पिगमेंट्स हैं, इसकी एक्सट्रैक्शन जो है ना इसकी इंटरनेशनल मार्केट में और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उसमें इसकी बड़ी डिमांड है। इस हवाले से मैं ये भी कहूँगा जो यहाँ बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट पशीन में एक ऑर्चर्ड है, यहाँ पर उनके सॉरी जो ग्रेप वाइन यार्ड है, उनके ग्रेप्स कराची में जो करशी का कारखाना है, करशी वाले जो है ना उनसे तमाम के तमाम वो ग्रेप्स ले जाते हैं और वो अपने उसमें वो करशी की जो बाज दवाइयाँ हैं वो उसमें यूज करते हैं। वो एक खास वैरायटी है जो उसकी बड़ी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। तो इस हवाले से इसकी जो फार्मास्यूटिकल जो यूजेज है वो भी इसकी बड़ी जो है ना हाई डिमांडिंग है इस वक्त पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। नेक्स्ट प्लीज। फिर उसके बाद हम ग्रेप फ्रूट मोलेसेस जो है ये टर्की का बड़ा मशहूर है, वहां पर बहुत ज्यादा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये बड़ा बेहतरीन चीज है, इसकी स्टोरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। बजाय ये कि हम स्कूल में बच्चों को चॉकलेट्स और कैंडीज वगैरह अगर वो दें तो ये बड़ा बेहतरीन स्कूल के लिए भी और आम तौर पे भी बड़ा इसका बेहतरीन इस्तेमाल है। अगर आप ये राइट हैंड पे इसकी तस्वीर देख लें, एक क्लोजअप है, उसमें आप जो है ना ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हैं और इसके जो लेदरी पोर्शन है आसपास ये सारा ग्रेप का जूस है, उसको ड्राई किया गया है, उसको कंडेंस किया गया है। और ये जो राइट हैंड पे नीचे इसकी तस्वीर है, ये इसकी जो बार्स बने हुए हैं, ये इसकी जो है ना ये फ्रूट बार भी आप उसको कह सकते हैं, ये ग्रेप फ्रूट बार है या ग्रेप फ्रूट मोलेसेस हैं और ये बड़ा बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी और उसकी बड़ी हाई डिमांडिंग है और ये यूरोप में तकरीबन हर स्टोर में अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ इसका बड़ा बेहतरीन मसरफ है, अगर हमारे जिम्मेदार भाई इसको देख लें, ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बड़ी आसानी से बन सकता है और इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत हाई है, यानी कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रिटर्न हमारा जिम्मेदार भाई ले सकता है। फिर उसके बाद अनराइप ग्रेप्स का पिकल्स यानी कि अचार बना सकते हैं और न्यूट्रास्यूटिकल्स इस हवाले से आजकल टैबलेट्स भी बन रही हैं जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल की जो है ना ये कॉम्बिनेशन के साथ दवाइयां आजकल बन रही हैं, खासकर अमेरिका में, यूरोप में ये लीगली अलाउ भी है, कनाडा में भी उन्होंने काफी इसको जो है ना तो कोई भी रेगुलेटरी पाबंदी इसके ऊपर नहीं है। यानी कि आप जो है ना हॉर्टिकल्चरल यानी कि फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है उसके जो फ्रूट्स हैं उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको मेडिसिनल के तौर पर जो है ना उसमें एक इंडस्ट्री बन गई है। तो अब लोग जो है ना इसके फ्रूट के पिल्स ले रहे हैं, यानी कि गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हेल्थ के हवाले से, सेहत के लिए। और तो इसमें ये बड़ा पोटेंशियल है हमारे यहाँ। अगर इस तरफ देखा जाए कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो इंटरवेंशंस है उसके जरिए भी हम ये कोई पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो इसके ग्रेप्स के जो लीव्स हैं इनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। टर्की वगैरह में जो है ना बाकायदा इनके इसमें जो है ना फूड सर्व किया जाता है और ये इसको खाया भी जाता है, इसके पत्ते जो है ना ग्रेप्स के। तो आप देख ले के साथ, और ये फिर फूड स्टफ्ड वाइन लीव्स भी है और इसकी भी बड़ी बात है और ये भी बहुत ज्यादा यानी कि इसके पत्ते भी बड़ी वैल्यू है। दार भाई देख रहे हैं हमारे यहाँ वैसे आमतौर पे घर में बच्चे जो है ना मिर्च और नमक जो है ना वो मिक्स करके जो है ना पत्तों के ऊपर लगा के जो है ना पत्ते ऐसे ही खाते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए तो हम इसको एक
मार्केट के लिए प्रेजेंटेबल बेहतरीन कमोडिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा सा एक डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हो रही है पाकिस्तान से। मेनली पहले कॉलम में आप देख सकते हैं जो डॉलर्स में इसकी वैल्यू है। सबसे पहले जो इंपोर्ट हो रही है अफगानिस्तान से 62.1 मिलियन डॉलर्स की एनुअली ग्रेप्स की इंपोर्ट है पाकिस्तान में अफगानिस्तान से। फिर सेकेंडली हम ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं 6.5 मिलियन डॉलर्स की। ताजिकिस्तान से भी 1.85 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट हो रही है। टर्की से 694,000 डॉलर्स हैं। इसी तरह उज्बेकिस्तान से 506,000 डॉलर्स हैं कि वहां से भी इंपोर्ट हो रहे हैं। अलबत्ता जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो उस तरह से नहीं, इतने ज्यादा नहीं है। आप देख लें कि पाकिस्तान ग्रीस को एक्सपोर्ट कर रहा है ग्रेप्स 703,000 डॉलर्स के, मतलब 7,30,000 डॉलर के अराउंड है या 3,000 डॉलर। इसी तरह यूएसए को भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है 373 मतलब 3,73,000 डॉलर्स के। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, ये सारी मार्केट्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे लिए और वहाँ पे ये एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। लेकिन अगर हम ये एक्सपोर्ट क्वांटिटी को हम बढ़ा भी सकते हैं। वो कहते हैं कि जी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो उनको हमने अवेल करनी है। से इतने ज्यादा मतलब से जब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो भी उनको भी अगर हम वैल्यू एडिशन कर दें तो वो हम एक्सपोर्ट पे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ये एक ग्रेप्स की बेरीज की जो ड्राइंग है और डायरेक्ट अंडर द सन, ये लेफ्ट हैंड पे जो है ये पिक्चर हमारे ये बलूचिस्तान की है। यहाँ पर ये अब देखें जमीन पर फैलाए हुए हैं, ये किशमिश बनाए जा रहे हैं, रेजन्स बन रहे हैं ओपन एयर में और आसमान तले इनको रखा गया है। इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये वाली किशमिश पाकिस्तान से इंडिया बहुत ज्यादा जो है ना एक्सपोर्ट हो रही हैं। हर साल कोई पाकिस्तान एक्सपोर्ट होती है किशमिश की। और ये बलूचिस्तान के यहाँ से अगरचे इंडिया खुद दुनिया में 7th नंबर, तो उसे बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान उसके लिए बेहतरीन एक मार्केट है जो या प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो उसको मुहैया कर सकता है। अगर आप इसको राइट हैंड पे आप देखें तो जो ये जो रेजन्स हैं वो क्वालिटी के रेजन्स हैं। तो इस क्वालिटी के रेजन्स अगर होंगे तो हम एक्सपोर्ट पे जा सकेंगे। तो ये जो मैंने पीछे जो इंटरवेंशंस बताई और जो केमिकल कंपोजिशन मैंने बताई, अगर ये ट्रीटमेंट हम करेंगे तो इस क्वालिटी की किशमिश जो है ना हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। ओवर टू यू जाफर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोडक्शन से लेके वैल्यूएडिशन तक सारे सब्जेक्ट को, पूरी वैल्यू चेन को कवर किया है। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे पार्टिसिपेंट से कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मेनली आज के टॉपिक के ऊपर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपने आज के टॉपिक के ऊपर फोकस्ड रहिए ताकि हम लोग इररिलेवेंट बातों से बच सके और टाइम ज़ाया ना हो। सभी दोस्तों का वक्त कीमती है, तो प्लीज जो कंसर्न्ड क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके हम लोग ले लेते हैं। मलिक मुजफ्फर साहब हमारे साथ हैं, मलिक मुजफ्फर कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आज की बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी। इस हवाले से मैं 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहता था। एक तो सर ने बताया कि हम सदियों पीछे हैं इंडिया से प्रोडक्शन के हवाले से। ये गैप किसने पूरा करना है और कैसे पूरा करना है और कब पूरा होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ग्रेप्स के ना पूरे पाकिस्तान से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए जाएं, यहाँ पे ग्रेप्स की काश्त हो सकती है। वहाँ कम से कम गवर्नमेंट लेवल पे नर्सरीज होनी चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट नर्सरीज हैं उनके पास किसी किस्म की कोई वैरायटी नहीं, वो सिर्फ सीड सेल करना चाह रहे हैं। और जब वो अंगूर तैयार हो तो उस वक्त फार्मर को पता चलता कि मेरा कितना नुकसान हो चुका है। तीसरी बात यह है जो फार्म ऑफिस है ना, एग्रीकल्चर ऑफिस और फील्ड में जो गैप है ना वो खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक वो खत्म नहीं होगा फार्मर का वो नहीं हो सकेगा वो इम्प्रूव। थैंक यू सर, ये 3 क्वेश्चन थे मेरे। जी शुक्रिया मुजफ्फर साहब। डॉक्टर साहब इसके ऊपर कमेंट करिएगा।
पहला सवाल जो उनका था कि प्रोडक्शन गैप कैसे फिल होगा, और दूसरा जो पॉसिबल प्रोडक्शन जोन्स बन सकते हैं उनकी जोनिंग की बात बेसिकली वो कर रहे थे। उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑब्वियसली उसके ऊपर उस मामले को टेकअप करेंगी, हर सूबे के जो कंसर्न इदारे हैं वो करेंगे, बट आप प्लीज इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। जी थैंक यू। मुजफ्फर साहब का पहला पोर्शन जो उनका सवाल का है वो नर्सरी से रेलेवेंट है। इन्होंने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेस किया। मैंने थोड़ा ब्रीफली स्टार्ट लिया था इसकी कल्टीवेशन के हवाले से, तो उसमें नर्सरी का पॉइंट मैंने इसलिए शामिल नहीं क्योंकि वो बड़ा लेंथी हो जाता ये वेबिनार। लेकिन इस हवाले से मैं ये कहूँगा ये बड़ा अच्छा इनका पॉइंट है कि नर्सरीज की जो सर्टिफाइड नर्सरीज है वो ना होने के बराबर है। इश्यूज हैं, सिर्फ एक अगर आप सर्टिफाइड नर्सरी कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे पश्चिम में फुल फ्लेज डायरेक्टरेट है विटीकल्चर जिस के नाम से, डायरेक्टरेट ऑफ विटीकल्चर, वहाँ पे मिल रहे हैं। वहाँ पे कम से कम इस वक्त कोई 20 से 25 ग्रेप वैरायटीज हैं जो हमारे लोकल भी हैं और एग्जॉटिक भी अवेलेबल है। तो इस बात की बड़ी जरूरत है कि सर्टिफाइड नर्सरीज एस्टेब्लिश हो ताकि वहां से जो है ना सर्टिफाइड वैरायटीज फार्मर को मिल सके। ये ना हो कि वो उसने फार्मर ने डिमांड किया हो कि जी मैंने वो शुंडो खानी वाली वैरायटी लगानी है, जब वो लगाए 4 साल के बाद पता चले कि उसके ऊपर जो ग्रेप्स आ रहे हैं वो रेड ग्लोब है या थॉमसन के भी काम करने की जरूरत है। यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है, पूरा सेटअप है। तो ये उनका मैंडेट है कि इस चीज की तरफ तवज्जो दें। और दूसरा पोर्शन उनका जो प्रोडक्शन गैप का है वो इस हवाले से बिल्कुल जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में यही बताया कि अगर हम बजाय हॉरिजेंटल जाने के अगर हम वर्टिकली जाएं, यानी कि हम पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन बढ़ा सकें, तो तब जाकर हम अपना प्रोडक्शन गैप को और जो हमारा जो डिमांड है एक्सपोर्ट्स का वो वाला जो है ना हम उसको जो है ना वो जो है ना फिल काम कर सकते हैं। तो ये इंटरवेंशंस की बिल्कुल जरूरत है। इस वक्त पीएचडी ने जो ये स्टेप्स लिए वो इसीलिए उसके ये बड़ा माविन साबित होगा। ये वाले जो वेबिनार्स भी हैं, जो सेमिनार्स हैं, जो दूसरे जो इंटरवेंशंस हैं, तो होपफुली कि इंशाल्लाह इस क्रॉप में इम्प्रूवमेंट भी आएगी और इंशाल्लाह अल्लाह करे जल्द से जल्द आए। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा मलिक साहब की खिदमत में कि पीएचडीसी जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकेडमिया और रिसर्च के जितने हमारे प्रोविंशियल इदारे हैं उनके साथ आप लोगों को मिलाएं, एक लेजन बना के जो उनकी कंट्रीब्यूशन या रिसर्च वर्क है वो आप लोगों के साथ शेयर करवाएं। ऑब्वियसली काम बहुत करने की जरूरत है, माइलस्टोन बहुत लंबा है, लेकिन जाहिर बात है इस मामले को छोड़ा नहीं जा सकता। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया था, इतने वेबिनार्स या इतने फिजिकल एक्टिविटीज शायद कोई इदारा नहीं कर रहा होगा जितनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं और हमें उम्मीद है और हमारा ख्याल है कि इससे कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन जरूर होगा टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। बाकी जहां तक बात रही सर, फार्मर जब तक खुद इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। कोई रिसर्च का बंदा, कोई सरकार का बंदा आके कभी भी आप लोगों को खुद कुछ भी ग्रो करके नहीं देगा। यहाँ पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है, अवेयरनेस मिल सकती है, आपको मार्केट जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बताए जा सकते हैं, बट फार्मर ने खुद ही इनिशिएटिव लेने हैं। मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। हमारे साथ राजा यासिर इस्लामाबाद से हैं। इन्होंने ग्रेप्स के ऊपर काफी काम किया हुआ है, हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं और अक्सर पीएचडीसी विजिट करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये क्वेश्चन भी करें और हमें गाइड भी करेंगे। जिस तरह ये मलिक साहब ने फरमाया कि किस तरह ये गैप फिल हो सकता है, तो उसके ऊपर भी आप बताएं कि फार्मर के एंड पे क्या किया जा सकता है जिससे ये कम से कम गैप फिल किया जा सके। ओवर टू राजा साहब जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया खावर साहब और डॉक्टर जावेद तरीन साहब की माशाल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल गुफ्तगू थी। और ये जितने भी फार्मर्स हैं, खास करके क्योंकि मैं फार्मर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत नॉलेजेबल थी। और मैं समझता हूँ कि बात चीज़ें जिस तरह आगे फ्यूचर में हमें चाहिए वो उसके ऊपर वर्किंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके लिए जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि उसकी कोल्ड स्टोरेज से लेकर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, ग्रेप्स प्रोसेसिंग वगैरह, और फिर आगे जो आज का टॉपिक था वैल्यू एडिशन,
तो बेसिकली मैं भी इसी चीज की तरफ जा रहा था कि जो हमने चीजें वैल्यू एडिशन में करनी है, जिस तरह रेजन्स हैं, डाइंग ऑयल है, विनेगर है, ग्रेप्स जूसेस में तो अभी पटवार रीजन में आ गए हैं अपना नेस्ले वाले, तो उसकी वजह से फार्मर्स को काफी सपोर्ट हो गई है। जो उनके टेबल ग्रेप्स थे वो तो बिक ही रहे थे, लेकिन जो दूसरी वैरायटीज हैं जिस तरह जूसेस की और वैल्यू एडिशन की, तो उनके लिए उनके पास ना ही एक्सपीरियंस्ड कोई फोरम मौजूद था जहाँ से वो सीखते, और ना ही कोई ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री मौजूद थी जहाँ पर वो ये चीजें जाकर सेल आउट करते। तो अभी नेस्ले वाले आ गए हैं, तो वहाँ काफी ज्यादा हमारा जो फ्रूट है वो जा रहा है। तो ये जो इदारे हैं आपके रिसर्च वाले, एक्सटेंशन वाले, तो मैं समझता हूँ इनकी जितनी भी रिसर्च होती है या आगे प्रोग्राम आ रहे होते हैं अच्छी चीजें फार्मर्स के लिए, तो वो जब तक ये तीनों एक लूप में नहीं होंगे तो वो प्रोडक्टिव जो हम हासिल करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, वो हासिल नहीं हो सकती। तो आज का डॉक्टर साहब से मेरा ये एक क्वेश्चन था और सजेशन भी है कि जो ये इन्होंने वैल्यू एडिशन में कुछ चीजें बताई हैं, जिस तरह पाक मीज है, वर जूस है, इसी तरह स्वीट स्प्रेड्स हैं, और ग्रेप सीड ऑयल के ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। तो इन चीजों के ऊपर हम छोटा छोटा, ताकि जो वैल्यू एडिशन चीजें जा रही हैं फिर उनकी शेल्फ लाइफ क्या है, उनको कैसे हमने उनकी शेल्फ लाइफ बेहतर करनी है इन चीजों की, वो कैसे मार्केट में ये ना हो कि वो बजाय फायदा देने के नुकसान देना शुरू कर दें, हेल्थ के ऊपर फूड सिक्योरिटी इशू ना बने। तो इन चीजों के ऊपर एक वर्षा फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन हमारी मौजूद है, जिस तरह पोठवार में हमारा पूरा सेटअप है, इसी तरह बलूचिस्तान में है, जीबी में मौजूद हैं, कश्मीर में तो बहुत लो लेवल पर हो रहा है, लेकिन हो रहा है मीरपुर वाली साइड और इस तरफ। तो हम इन सब को अगर साथ लूप में लेकर उनके जो नुमाइंदे हैं उनको साथ रखकर इसके ऊपर वैल्यू एडिशन बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर प्रैक्टिकली जिस तरह आपने आगे वर्कशॉप्स का जिक्र किया है, तो वो फिजिकल वर्कशॉप्स होनी चाहिए, और उसकी कैसे हमने आगे इम्प्लीमेंट करना है, उसका ट्रेड मार्क कैसे, ये सारी चीजें जो है ना वो मैं डॉक्टर साहब को भी, क्योंकि वो रिसर्चर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, तो उनकी और फिर इस इदारे से जो आपका है खबर साहब, इससे भी ये गुजारिश करूंगा कि वो इसके ऊपर वर्किंग कराएं और वर्कशॉप कराएं और सेमिनार, ताकि फार्मर्स को जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपर आगे मुख्तलिफ शेप्स में बिक सकें और अच्छे पैसे उनको मिल सकें। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, और इसी पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने ये हमारा सीरीज ऑफ वेबिनार्स और वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का आगाज किया है। ऑल्दो हम वीक में 2 या 3 वेबिनार्स कर रहे हैं, इससे ज्यादा शायद हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कवरेज दें हर प्रोडक्ट को, और जितना इसमें इंफॉर्मेशन फ्लोट हो सके फ्रॉम द जो रिसर्च के इदारे हैं और जो एकेडेमिया है टू द फार्मर, वो कर सके। इन द मीन टाइम मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता चलूँ कि जिस तरह हमने एक बुकलेट बनाया था उर्दू में, जो मेरे कुलीग जाफर साहब ने शेयर भी किया है चैट बॉक्स में, हम लोग प्लान कर रहे हैं उसका दूसरा वर्जन बनाने का। उसके अंदर हम आपसे भी रब्ता करेंगे, उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे बेसिकली हमारी हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कूलिंग और मार्केटिंग के सारे प्रोसीजर्स जो हैं, ताकि एक फर्स्ट हैंड किस्म की इंफॉर्मेशन जो रियल टाइम बनाई गई होगी विद द कंसल्टेशन ऑफ ये जो हमारे जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके, तो वो रेडिली अवेलेबल होगी टू द फार्मर्स, उर्दू जुबान में भी, और इंग्लिश वर्जन भी उसका हम लोग कोशिश करेंगे वो बना दें, और उसका सॉफ्ट और हार्ड कॉपीज आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। हम लोग ये सोच रहे हैं, डॉक्टर साहब के साथ ये डिस्कशन भी हुई है हमारी पिछली कुछ मीटिंग्स में, कि हमें वैल्यू एडिशन के ऊपर भी बुकलेट बनाने की जरूरत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जितनी जिस तरह की हालत में जितनी ज्यादा हम लोग फ्लोट कर सके शायद उतनी कम होगी,
क्योंकि काम बहुत करने की जरूरत है और टाइम हमारे पास शायद उस तरह से नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। तो हम 3 किस्म के बुकलेट जो हैं वो पीआईडीसी के प्लेटफॉर्म से इशू करेंगे। एक तो हमने कर दिया हुआ है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर, 10 क्रॉप्स के ऊपर ये हम बना चुके हुए हैं, 3 और क्रॉप्स के ऊपर हम लोग बना रहे हैं। इनकी दूसरी जो वर्जन्स हैं वो हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के ऊपर होगी, जिसमें इंपोर्टिंग कंट्रीज के सारे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी उसमें हम लोग डालेंगे और जो कंपेटिटर्स की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी इंसाइट देंगे कि बेसिकली उनका कंपेटिटर उस मार्केट के अंदर किस तरह से compete कर रहा है। और तीसरा इसका जो वर्जन होगा वो होगा वैल्यू एडिशन ऑफ दैट स्पेसिफिक क्रॉप, वो क्रॉप वाइज हम लोग बनाएंगे। तो तीनों बुकलेट्स जो है वो हम हर 2 या 3 साल के बाद उनको अपडेट करेंगे। ये हम लोग पीएचडीसी के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए था। हम अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं। हमारे साथ अब्दुल रहीम खान साहब हैं, हमेशा से हमारे रेगुलर स्पीकर भी हैं, पार्टिसिपेंट भी हैं, उस्ताद भी हैं, कोलीग भी हैं, और इनका हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू खान साहब और सर। साहब सर सॉरी, जी दूसरा जी क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सर। जी जावेद साहब सर। खबर सर क्वेश्चन जाने की तरफ जाने से पहले अगर एक थोड़ा सा मैं यासिर साहब के उसमें कुछ कहना चाहूंगा जवाब में थोड़ा सा। जरूर सर जरूर। जी उनके लिए सॉरी जिनको आपने कॉल किए क्वेश्चन, अगर वो वालेकुम कभी थोड़ा सा वेट कर ले, मैं 2 मिनट के लिए सर। जी आप खबर मुझे सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ सर, आप बोल सकते हैं सर। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा यासिर साहब का कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस वेबिनार में। बल्कि मैं ये कहूँगा उनके जो मरहूम भाई हैं नदीम अख्तर अब्बासी साहब, वो मेरे उस्ताद, बड़े मोहतरम उस्ताद, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत जन्नत करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो मेरे पास इल्म है, जो इंसाइट है मेरे पास, वो इनके मरहूम भाई नदीम अख्तर अब्बासी साहब की वजह से है। उनकी गाइडेंस, उनकी पैट्रोनेज, उनकी से आज मैं ये कुछ सब कुछ हूँ। और जितना मैंने सीखा है, जितनी मेरी जो एक्सपर्टीज है या जो मेरा नॉलेज अब्बासी साहब की वजह से है, तो ये मैं उनको खराजी अकीदत पेश कर रहा हूँ उनके लिए, नदीम साहब के लिए जो मरहूम हमारे उस्ताद बड़े मोहतरम। बहुत सारे उनके हजारों स्टूडेंट्स हैं, सबका उनके साथ अकीदत है। वो शख्सियत ही ऐसी थी, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। अलबत्ता जो दूसरी बात है, मैं ये यासिर साहब ने कहा कि वैल्यू एडिशन के हवाले से 3-4 पॉइंट्स मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की पीएचडी के हवाले से। मैंने कहा जी पीएचडी के पॉइंट्स अगर नोट कर ले कि वैल्यू एडिशन के ये इंटरवेंशंस अगर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर इंट्रोड्यूस करा दे तो ये बहुत बड़ा वो होगा, इस इंडस्ट्री को जो है ना हम सर्व कर पाएंगे पीएचडी के प्लेटफॉर्म से। तो बाकी भी इदारे हैं, मैंने उनके साथ भी शेयर किया है, यकीनन वो भी होंगे ऑन बोर्ड, इस वेबिनार पे होंगे, शरीक होंगे। तो काफी नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो हमारे पास वक्त कम है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। न सिर्फ ग्रेप्स हैं और भी बहुत सारी कमोडिटीज हैं, हर कमोडिटीज के अपने अपने इश्यूज हैं। लेकिन अगर आप देखिए पोटेंशियल्स काफी ज्यादा हैं। जैसे आखिरी स्लाइड में मैंने आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बताया, यानी कि दोनों तरफ से जो है ना हम उसको जो है ना हमारे लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं इस हवाले से। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। नेक्स्ट प्लीज। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। खान साहब सर आप प्लीज बात करिए। अब्दुल रहीम खान साहब सर सुन पा रहे हैं हमें? शायद खान साहब सुन नहीं पा रहे। अब हम अगले आवाज आ रही है जी? जी आ रही सर, आ रही सर। हाँ जी, हाँ जी। ये देखें जी, थैंक यू वेरी मच खावर और सब भाइयों का। खावर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इतनी तारीफ ना किया करें। मैं बंदा जरा बेनिशा हूँ, तो बंदे का क्या है, बंदा जब आता है काम करने के लिए आता है, अल्लाह उसे हिदायत दे, अच्छा काम करे, अपने हिस्से का करे, इन द इंटरेस्ट ऑफ दूसरों के करे, और बस फिर ठीक है। तो मैंने कोशिश की है अपनी जिंदगी में कि जो मैंने अपने सीनियर से सीखा वो मैं आगे कन्वे कर सकूं। मेरे पास इंटर्नीज भी आए हैं, मैं जस्ट बीएससी हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी भी प्रोड्यूस की हैं, एमएससी भी प्रोड्यूस की हैं। अल्लाह ने बनाया और मैंने कर दी है।
इसमें मेरा कोई कह लें कि मेरे सर पर सींग नहीं है कि मैंने ये करनी है, ये हिदायत मिन जानिब अल्लाह थी और मेरी कोशिश थी। सर मैं आज थोड़ा सा हट गया टॉपिक से। जो वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं ना जी, वैल्यू एडिशन दो तरह की है। एक उस वैल्यू एडिशन है फ्रेश फ्रूट की, जिसे हम एज ए टेबल फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। हमने अपने फ्रूट को किस तरह लेकर आना है अपने कंज्यूमर की टेबल पर, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी स्टोरेज, ये सारी की सारी उस वैल्यू एडिशन में आती है। दूसरी वैल्यू एडिशन आ जाती है प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में। मैंने माजी में बारी वालों के साथ व्हेन आई वाज इन द सर्विस उनके साथ काम किया था और उनसे मैंने ग्रेप्स के शेल्फ लाइफ पर भी, इनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर भी, तो मैंने जो इनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो विनीगर भी हमारी डिपार्टमेंट ने बनाया, हमारी डिपार्टमेंट ने अल्कोहलिक ड्रिंक भी बनाई, अब उसका पल्प भी बनाया और फिर रेजिन वगैरह भी हमने बनाई। अब रेजिन बनाने का जो डॉक्टर तरीन साहब ने तरीका बताया है, जहाँ फैसिलिटीज नहीं होंगी, जहाँ नो हो नहीं होगा, वो लोग फिर जमीन को ही इस्तेमाल करेंगे और सोलर एनर्जी को ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरह हमें क्वालिटी का रेजिन्स बनाना चाहिए, उसके लिए हमें प्रोटोकॉल डेवलप करना पड़ेगा, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अभी जैसे इन्होंने बात की थी इथाइल ऑलिएट की, पोटेशियम कार्बोनेट की, सल्फर डाइऑक्साइड की, इस सब चीजों, अब इनका एक की रोल होता है जी प्रोडक्ट की क्वालिटी डेवलपमेंट में। अब हमें सल्फर डाइऑक्साइड एक खास एनवायरनमेंट के लिए कितने पीपीएम चाहिए, अगर हम ये सही कैलकुलेट पाएंगे तो हमारी क्वालिटी कुछ और होगी। अगर हम मुट्ठों से डालने वो एक बुक पर दे, दो बुक पर दे, फिर हमारी क्वालिटी कुछ और होगी। तो इसलिए हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए जी मेरे नजदीक। एक तो हमने जो टेबल फ्रूट के तौर पर देना है कि उसको किस तरह मैनेज करना है, उसको किस तरह क्वालिटी को मेंटेन कर कर हम अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इसकी इनिशियल प्रोडक्ट जो इजी टू फार्मर है, वो है इसकी पल्प बना दे, पल्प बनाकर उसे प्रिजर्व करे, केमिकली प्रिजर्व कर दे और उसके बाद उसे मार्केट में भेज दे। मार्केट में ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो जो केमिकल हम डालते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और फिर आप उससे जो भी चाहे प्रोडक्ट बना लें, उससे विनीगर बना लें, उससे जैम बना लें, उससे जेली बना लें, उससे जूस बना लें। अगर मैं फार्मर से ये ख्वाहिश करूंगा ना जी कि वो बना दे मुझे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, वो फिर मैं गलत ख्वाहिश कर बैठता हूँ। और खबर साहब, अगर मैंने आज अपना संवार लिया तो मेरा कल खुद ब खुद संवर जाएगा। मेरा आज नहीं संवर रहा, कहाँ कोई खामी है, कहाँ कोई गलती है, ये अब हम सबको सोचना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि फार्मर के साथ फील्ड में रहकर काम करने से जो हम लर्निंग कर पाते हैं, उसका फार्म विजिट करने से हमें लर्निंग नहीं होती। तो वो फार्मर हमारे बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। फैसलाबाद में किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार इतना अंगूर लगेगा और अंगूर पे भरे पड़े होते हैं बागात, वो बेचारे रोते हैं यार होने से की करिए। तो फिर हम जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनकी कुछ हेल्प करने की, लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि इनिशिएटिव फार्मर ने लेना है, हम उसकी सपोर्ट जरूर कर सकते हैं लेकिन इनिशिएटिव वैसा नहीं ले सकते जो फार्मर ले सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ अस फॉर इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और आप जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं उसके लिए। और फिर अगेन रिक्वेस्ट यही है, मैं इस तारीफ के काबिल नहीं होता जो आप कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी ग्रेटनेस है कि आप बड़े हम्बल हैं और आज भी रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं। अल्लाह ब्लेस यू एवर सर। अदनान तारिक साहब हमारे साथ हैं नेशनल फूड से। सर आप बात करना चाह रहे हैं? सर सॉरी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता था। सॉरी अदनान साहब, सर आजकल मैं क्वेट बलोचिस्तान के विजिट पर हूँ और यहाँ के मैं सारे देख रहा हूँ। आजकल वो सेब को भी देख रहा हूँ और ये ग्रेप्स का भी था, ऑलिव का भी था। तो मेरी कोशिश है कि अगर मैं इनको कुछ बहुत ज्यादा नहीं, 1% भी, 0.5% भी दे पाया अपने नॉलेज का, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि काफी ये मेहनती लोग हैं जी। थैंक। और मुझे जो डॉक्टर साहब ने कोल्ड स्टोर का जिक्र किया था, तो मुझे एक दो और बंदों ने भी जिक्र किया है, मैंने पंजाब में भी उसकी खबरें सुनी हैं, लेकिन मैं उससे फाइंड आउट नहीं कर पाया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और क्वालिटी को किस तरह मेंटेन कर रहे हैं। थैंक यू सर।
सर थैंक यू वेरी मच। मैं काजिम साहब का नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उनसे रब्ता करिएगा, वो फैसिलिटी भी विजिट करिएगा। और मेरी ये गुजारिश होगी कि आप अपना विजिट कंक्लूड कर लें सर। विजिट की कंक्लूजन के बाद जो आपकी फाइंडिंग होगी और जो रिकमेंडेशंस होंगी, टेक्निकली यू आर अ विजनरी पर्सन, तो आप मैं हम लोग बलूचिस्तान के हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड ले लेंगे, तो आपका एक सेशन प्लान कर लेंगे ताकि हम आप एक ओवरऑल पिक्चर सारे लोगों को दें, और जो आपने गैप्स आइडेंटिफाई किए होंगे, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी फॉलोड बाय योर रिकमेंडेशंस, वो आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस इंडस्ट्री को फायदा हो सके। थैंक यू सो वेरी मच खान साहब। मैं आपसे बाद में सर इस सिलसिले में डिटेल में बात कर लूंगा। अदनान तारिक साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले मैं पीएचडी टीम टीम का पूरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब माशाल्लाह जबरदस्त बड़े इवेंट चला रहे हैं। और इसके अलावा मेरा डॉक्टर जावेद साहब से एक सवाल था। डॉक्टर जावेद साहब ने एंड में वो जो पिक्चर्स दिखाई थी ड्राई करने के लिए, तो उसमें ये कि ग्रेप्स को उसको किस पोजीशन पे जब आता है उसको ड्राई करते हैं, और दूसरी बात ये कि इसको नीचे ही वो मतलब ड्राई किया जाता है या इसको किसी की शीट्स के ऊपर ड्राई किया जाता है, किस तरह से इसको ड्राई करते हैं? ताकि इसका अगर नीचे करते होंगे तो लाजमी बात है इसके ऊपर डस्ट वगैरह या मिट्टी वगैरह वो भी आती होगी, तो उसमें भी हमारे एक्सपोर्ट पे काफी फर्क पड़ सकता है। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये दो क्वेश्चन थे, इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। जी एक तो मतलब बहुत प्लीज शुक्रिया। कमेंट करिएगा जी। जी एक तो जी डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि किस स्टेज पे आता है जो हम इसको ड्राई करते हैं ना, तो किस स्टेज पे आता है ये? अगर अंगूर जो है वो किस स्टेज पे आता है? पकने पे आता है तब इसको ड्राई किया जाता है, या इसको कच्चा होता है? किस मतलब किस शेप मतलब किस कलर में होता है तब हम इसको जो है वो ड्राई करने के लिए लगाते हैं? जी जी बिल्कुल। इसको इसको जो है ना ये मैंने अगर आपने स्टार्ट से ही सुना होगा, जो किशमिश वैरायटी है हमारे बलूचिस्तान में, किशमिश वैरायटी को ही यूज किया जाता है। उसका नाम ही किशमिश वैरायटी है, तो इसी वैरायटी अच्छा। को यूज किया जाता है रेजन्स बनाने के लिए। एक तो ये। दूसरा आपने कहा इसकी ड्राइंग जमीन पे की जाती है। बिल्कुल जमीन के ऊपर जो है ना वो गारे का लेपाई कर दी जाती है आमतौर पे। जो अच्छे और बड़े फार्मर्स हैं वो सीमेंटेड थोड़ा उन्होंने बनाया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, क्यूरिंग यार्ड उसको आप कह सकते हैं। आमतौर पर वो यही करते हैं, जमीन पे जो है ना वो उसको लेपाई कर देते हैं, फर्श जमीन को, फर्श को, या जो आप कह सकते हैं उसको। उसके ऊपर इनके जो बेरीज अलग कर देते हैं बंच से, उनको फैला दिया जाता है। और आप दूसरा आपका ये सवाल भी है कि जी बेरीज के स्टेज पे जो है ना होते हैं जब उसको किशमिश बनाया जाता है। जब ये दे टर्न फ्रॉम ग्रीन टू येलो, जब येलो कलर में आ जाए तो उसके मैक्सिमम टीएसएस जो है ना, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स का जो है ना अक्युमुलेशन हो जाती है। यानी कि उसका टीएसएस जो है ना वो 18 से 20 और 20 से भी अगर बढ़ जाए ना, तो तब जाकर इसको ड्राइंग उसमें लेकर आते हैं। तो उसको फिर ये क्यूरिंग यार्ड पे कह लें, या जो जमीन के ऊपर फैला देते हैं उसको, सूरज के अंडर सनलाइट डायरेक्टली उसको ड्राई किया जाता है। थोड़ा ये भी एडवांटेज है क्लाइमेटिक कंडीशंस बलूचिस्तान में जो है ना, क्योंकि ड्राई है यहाँ पर, जो है ना ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी क्वालिटी के रेजन्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर मजीद वो किया जाए इसको हाइजीन कंडीशन, जैसे मैंने जिक्र किया है सब, और ग्लोबल गैप को अगर फॉलो किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का अपना गैप अभी तक बना नहीं है, लेकिन ग्लोबल गैप को या यूरो गैप को हम अडॉप्ट करते हैं, अगर वो ही हम फॉलो कर लें तो हम बहुत ज्यादा जो है ना क्वालिटी के रेजन्स हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। एक तो ये। दूसरा ये थोड़ा सा टेक्निकल ये भी मैं अच्छा डॉक्टर बताना साहब, मेरी जी एक यहाँ पर सजेशन ये जी जी। हेलो। जी जी आप बताइएगा। सॉरी। दूसरा इसमें ये है कि जी आप जी। रेजन के लिए भी जरूरी है इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है ना 12 से 15% उसके अंदर रहे, तो ये बेहतरीन इसका क्वालिटी जो है ना न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंटैक्ट रखती है। अगर इससे कम होगा इसका मॉइस्चर लेवल, यानी कि 10% से कम होगा, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, वो नहीं हैं वो। और अगर आप ये 15% से इसका जो मॉइस्चर लेवल इनहांस करेंगे, उसमें मोल्ड वगैरह का या डिजीज वगैरह का खतरा होता है, उसके कलर डिस्कलरेशन भी हो जाती है, तो वो भी ज्यादा इतना वो नहीं होता एक्सेप्टेबल। लेकिन एक और चीज है, क्योंकि हम स्वीट नेशन है, हमारे यहाँ जो है ना किशमिश जितना मीटर मार्केट में थोड़ा राइप स्टेज पे ना हो, थोड़ा सा अभी कलर उसका ग्रीन हो,
तो वो जी, ग्रीन जी। रेजन्स जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो लाइक किए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जी प्लीज, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी डॉक्टर साहब, मैंने एक सजेशन ये देना चाह रहा था, अगर हम इसके ऊपर जियो टेक्सटाइल शीट जो आती है, इसमें हम अक्सर वो घर में या पार्क में वो लगाने के लिए भी यूज करते हैं, अगर इसके ऊपर ये अरे ड्राई किया जाए तो इसपे ऊपर कोई डस्ट वगैरह का तो वो तो उससे बचा जा सकता है। अगर इसके ऊपर ड्राई करके देखा जाए तो इसमें भी मेरे ख्याल में जो जो मिट्टी उसको लगती है, मतलब गारा वारा जो भी जी होता जी। है वहां पे ड्राई लगाते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में इससे बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब आपकी बात सही है, वो आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना उसमें ज्यादा वो करेंगे, उतने ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसके क्यूरिंग यार्ड अगर बने या इसके बाकायदा ट्रेस बने या सोलर के जरिए जरिए डिहाइड्रेशन की जाए, तो ये और भी इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। वो आप जितने ज्यादा आप उसमें इंटरवेंशन आप बढ़ाते जाएंगे, उतने ही आप रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलते जाएंगे। ये मैंने एक पिक्चर आपको दिखाया जो प्रिवेल कर रहा है जनरली यहाँ पर बलूचिस्तान में, किस तरीके से रेज़े बना रहे हैं। वो अच्छा एक अच्छा डॉक्टर साहब। आपको थोड़ा सा उसका एक पिक्चर दिखाने के लिए मैंने अच्छा जी अरे डॉक्टर प्लीज। साहब, मेरा एक सवाल ये था, ये कितने मतलब इसको कितने दिन चाहिए होते हैं ड्राई होने के लिए, अगर कम से कम कितने दिन पे ये लेता है ड्राई होने में? मतलब ये इसमें ये भी चीज है, अगर आप देखने, अगर आपके बेरीज बड़े हैं फ्रूट के, जी जी। अभी जैसे आयता वैरायटी है, वो उसके बेरीज बड़े बड़े हैं, इससे 3 गुना वो ज्यादा टाइम लेते हैं, ये ले लेते हैं कोई 25 दिन से लेकर जी। 1.5 महीने तक लगता है। डिपेंड्स ऑन द अरे, क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है जी और जी। डेज ज्यादातर सनी रहते हैं, तो ये इसकी जो डेज ऑफ ड्राइंग है वो कम हो जाते हैं। वरना तो आप उसके हवाले से आप देखने के अगर बेरीज के साइज भी बड़ा है, अगर आप मुनक्का बना रहे हैं, वो तो खैर उसका अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप किशमिश बना रहे हैं, तो उसका ये अगर नेचुरल उस पर हम कर रहे हैं आसमान के खुले आसमान तले, तो उसमें ये डिपेंड भी करता है अपने क्लाइमेटिक टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी देखना होता है। तो वो अकॉर्डिंगली फिर डेज कम और ज्यादा हो सकते हैं। नहीं, जैसे डॉक्टर साहब एक मतलब अंदाजा के मुताबिक अगर हम नॉर्मल साइज का अगर लेते हैं तो उसको कितने दिन होंगे, कितने दिन चाहिए होंगे, मतलब 10 दिन 15 दिन, कितना टाइम लगेगा? नॉर्मली वो 20 से 25 दिन या बहुत ज्यादा मैक्सिमम 30 दिन ले लेंगे। उसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपकी वैरायटी कौन सी है। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रेप्स ड्राई किए जाते हैं वो थॉमसन सीडलेस है, जो जी जिसके किशमिश बनाए जाते हैं। और छोटे जो इंटरनेशनल मार्केट है 90%, 80 to 90% जो है ना थॉमसन सीडलेस है, क्योंकि उसका स्किन जो है ना, जो अपर लेयर जिसको आप कह रहे हैं, या स्किन एपिडर्म जो वो है उसका, वो है बहुत थिन, सबसे तमाम वैरायटीज में वो थिन है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो किशमिश वैरायटी, इसका भी जो स्किन है ये थिन है, इसलिए फार्मर इसको ज्यादा यूज करते हैं ड्राइंग के लिए। तो ये डिपेंड्स ऑन द वैरायटी भी आल्सो एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो। इसमें आप देखने के महीना डेढ़। अच्छा, एक और भी तरीका कार है, बाज ममालिक में ये भी राइज है कि वो वाइन के ऊपर भी छोड़ देते हैं बंचेस को, उतारते नहीं है वहां से, उसी के ऊपर छोड़ देते हैं और वहीं पे ड्राइंग होती है, वहीं पे किशमिश तैयार हो जाता है। ये भी है। और हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ये भी है कि जो फार्मर्स है वो अपने घरों में जो है ना, अपने घरों के जो छत हैं, सील हैं, अंदर से जो रूम्स के सील वहां पे लटका देते हैं बंचेस, और फिर अच्छा। सारा साल जो है ना उसको यूज करते रहते हैं, और सारा साल उसको इस्तेमाल करते हैं खाने में और कुजीन्स वगैरह में डालने के लिए। खावर साहब, मैं इस पे बात तो करना चाहता हूँ। काफी इसके वो जी प्लीज। जी सर, आप कैरी ऑन करें सर, आप हम बाद में कमेंट ले लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मैं CEO पामीको टेक्नोलॉजीज फैसलाबाद हूँ। अभी बात हुई है ग्रेप्स को ड्राई करने के लिए। जब हम सन ड्राइंग करते हैं तो क्वालिटी इशू को तो सब जानते हैं कि क्वालिटी इशू आते हैं। लेकिन हमने मैकेनाइजेशन में सारी इसकी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं। तो जो रेजन वाली वैरायटी है नॉर्मली वो स्मॉल साइज में होती हैं, और हमने जो ड्राई डेवलप किए हैं वो उसमें 24 घंटे में विद इन 1 डे आप उसमें क्वालिटी साफ सुथरा रेजन तैयार कर सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन में जब भी हमने जाना है तो हमने मैकेनाइजेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू एडिशन तभी होगी जब हमारे पास क्वालिटी हैंडलिंग टूल्स होंगे और हमारे साथ
एक्सपर्ट्स भी होंगे जो हमें सारी प्रिजर्वेशन की और उसकी हैंडलिंग की ट्रेनिंग देंगे। तो लकीली एक्सपर्ट्स की भी कोई कमी नहीं है। और जो शुरू में हमारे कुछ दोस्तों ने कहा था कि जी हम मशीनरी इंडिया से या किसी और मुल्क से मंगवाएं, ये सारी जो मशीनरी है इसमें वॉशिंग, ग्रेडिंग और बॉयलिंग, और फिर इसके बाद इसकी पल्पिंग, इसका पल्प कंसंट्रेट, इसकी ब्रिक्स कंट्रोल करना, इसको इससे जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट डॉक्टर जावेद साहब ने बताई, जिसमें कुछ गाड़ी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गाड़ी हैं, हम उसको मैकेनिकली कहते हैं ना, उसके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, कोई कैंडी है, कोई जैम है, कोई उसका प्योरी है। तो ये सारी की सारी मशीनरी पाकिस्तान में अच्छे स्टैंडर्ड पे मौजूद है। हम भी बना रहे हैं और दूसरी कंपनियां भी बना रही हैं, तो टेक्नोलॉजी का भी कोई इशू नहीं है। प्रोडक्शन भी हमारे पास अच्छी खासी है। बलूचिस्तान में अभी कैबी के थ्रू इसकी वैल्यू एडिशन के ऊपर ट्रेनिंग ट्रायल्स भी करवाए गए। तो उसमें हमारे एक मशीनरी के जो एंड यूजर हैं वो एज ए एक्सपर्ट वहाँ गए, उन्होंने जाके रेजन वगैरह बनाना और बाकी चीज़ें बनाना सिखाई हैं। तो वैल्यू एडिशन का जो आज का टॉपिक था, इस पे मैं बहुत यकीन रखता हूँ कि हमारी इसमें कैपेसिटी बिल्कुल है। हम इसकी बेहतरीन वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और ना सिर्फ हम ग्रेप्स की वैल्यू एडिशन करेंगे, जो हम सेटअप लगाएंगे उसमें हम रीजनल बाकी जो फ्रूट्स हैं उसी नेचर के हैं। डिहाइड्रेशन तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डिहाइड्रेशन में आपके सेब भी आ जाएंगे, आपकी सब्जियां भी आ जाएंगी, आपके एरिया की चेरी आ जाएगी, खुबानी आ जाएगी। ये सारी हम उसी सेटअप में प्रोसेस करेंगे। ये पूरे साल का आपका बिजनेस बनेगा जहां आपने रेजन तैयार करना है। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और बहुत कीमती लोग आ जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वैल्यू एडिशन पे शिफ्ट होने के लिए हमारे पास वसाइल की, टेक्नोलॉजी की, इल्म की कोई कमी नहीं है। ये हम सारे आपस में मिलकर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अरशद साहब। सर, आप हमेशा हमारे सभी वेबिनार्स में शिरकत फरमाते हैं और हम लोग आपके नंबर्स भी लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये बात बिल्कुल सही फरमाई है आपने कि वैल्यू एडिशन की डायर नीड है पाकिस्तान में, क्योंकि फ्रेश के ऊपर जितना हम लोगों ने शायद कंट्रीब्यूट करना था वो कर चुके हैं, और फ्रेश के अंदर अब इंटरवेंशंस गो के होने की जरूरत है, लेकिन शायद हम वैल्यू एडिशन के जरिए जरा जल्दी अपने उस माइलस्टोन को अचीव कर पाएंगे जो कि हम नहीं कर पा रहे। तो इसकी बहुत ज्यादा मैं अर्ज करता हूँ, वैल्यू एडिशन के बगैर हम फार्मर की इनकम नहीं बढ़ा सकते, और जब तक फार्मर के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो अपनी यील्डिंग नहीं बढ़ा सकता, अपनी जो उसकी एग्रीकल्चर है उसको वो अच्छा नहीं कर सकता। हम उसको जो थोड़ी बहुत कभी कभार एड देते हैं उससे मसला नहीं हल होगा। हमने उसकी जो क्रॉप है उसकी उसको प्रॉपर वैल्यू देने का बंदोबस्त करना है। उसमें इलम देना भी एक सेगमेंट है, और दूसरा यह है कि हमने फैसिलिटेशन पे जाना है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इलाके नामजद करके वहाँ वैल्यू एडिशन सेंटर्स बनाए और उसमें सपोर्टिव मेजर्स करके वहाँ ये चीज़ें अरेंज की जाए। थैंक यू जी। थैंक यू सर, आपका पॉइंट वेल टेकन है। हम अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं। वकास शाहिद साहब शायद आपको बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा खावर साहब, थोड़ा सा मैं ऐड कर लूं सर अरशद साहब के। जी सॉरी। अच्छा अरशद साहब, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। इसमें ये भी है थोड़ा सा, अगर ये सिनारियो आप देखें बलूचिस्तान का, जो मैंने तस्वीर में भी दिखाई कि जी जमीन पर फैला देते हैं, लेकिन थोड़ा ब्लेसिंग डिस्गाइज्ड भी है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बलूचिस्तान में वो रिलेटिवली जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत लो है, 3%, 4%, बाजों का 6-7%, यही बहुत ज्यादा होता है 10-12% प्रिवेल करता है। तो ये बड़ा वो है बेहतरीन ड्राइंग के लिए, यानी कि बनाने के लिए, मतलब लो कास्ट ड्राइंग सिस्टम आप कह सकते हैं। नेचुरली फार्मर उसने फैलाया हुआ है जमीन पे,
आज में ये कि पैथोजेंस ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी आप वाली बात बिल्कुल सही है कि अगर हम उसको हाइजीन कंडीशंस, ये हैसप को और यूरो गैप वगैरह को, इन सब को अगर दरमियान में लेकर आए, तो बड़ी ये जो आपके पास जितने ये टेक्नोलॉजी है और जो जितने ये वो भी हैं, इसके क्या कहते हैं, मैकेनाइज्ड सिस्टम्स हैं, ये अवेलेबल हो जाए तो ये क्वालिटी को मजीद हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नो डाउट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होना भी चाहिए। ये इंटरवेंशंस अगर होंगी तो फार्मर की न सिर्फ इनकम भी बढ़े। यस प्लीज खबर साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। वकास शाहिद साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं? जी जी आप म्यूट हो गए हैं जी, दोबारा से जी प्लीज। जी, तो आप सुन सकते हैं मुझे आप? जी जी जी। अच्छा, एक तो थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन में। मेरा ताल्लुक पोस्ट ऑफिस सेक्टर से है, तो एक तो सर ने बात बताई सल्फर फ्यूमिगेशन की, तो वे थिंकिंग अलोंग द सेम लाइंस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए कुछ पैकेजिंग सॉल्यूशंस और आई मीन इसको पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर में अदर देन ड्राइंग, वो तो उसकी आप एक प्रेजर्वेशन की तरफ आ गए। हम प्रोडक्ट की जिनके ऊपर हम आजकल थोड़ा काम कर रहे थे, प्लस कुछ पीजीआर हैं जिनके ऊपर कुछ काम कर रहे थे, तो बस इस पे मुझे ये सल्फर सल्फर फ्यूमिगेशन के बारे में थोड़ा सा पूछना था कि ये क्या इन फील्ड फ्यूमिगेट करते हैं आप ग्रेप्स को, और इससे उसके वो आप बैक्टीरिया जो भी उसको डिके कर रही होती है ये चीज, उसको आप मिटिगेट करते हैं इससे? ये जो सल्फर के फ्यूमिगेशन की जाती है, ये चैम्बर्स बनाए जाते हैं या रूम के अंदर, फिर रैक्स बनाए जाते हैं। रैक्स में, ट्रेज में जो है ना, ये हमारे यहाँ इस पे फूड टेक्नोलॉजी में ये सारा प्रोसेस किया गया और हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड की क्वालिटी के मुताबिक रेजन्स प्रिपेयर किए थे 2-3 साल पहले, और इसकी आए थे और बड़े बेहतरीन इसके रिजल्ट्स आए थे। तो ये इसको जो है सल्फरिंग जिसको करते हैं, वो उसमें रूम्स के अंदर, आप रूम के अंदर ओपन एयर में नहीं होता, क्योंकि फ्यूमिगेशन आप करेंगे तो एयर में वैनिश हो जाएगा। तो ये रूम के अंदर करते हैं, वो उसमें रेक्स बनाए होते हैं। रेक्स में फिर ट्रेज में और सिंगल लेयर में जो है ना बेरीज, यानी कि फ्रूट आप कह लें ग्रेप्स के, वो जो है ना फैला दिए जाते हैं। तो ये इसका ये प्रोसीजर है, तरीकाकार है। तो वो रूम को एयर टाइट कर दिया जाता है सल्फर की फ्यूमिगेशन करके। जी प्लीज नेक्स्ट। शुक्रिया थैंक डॉक्टर यू। साहब। इस्माइल साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं? जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, खबर हमीद साहब, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर। मेरी सर रिक्वेस्ट है आपसे, जैसा कि माशाल्लाह आपकी कंपनी है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो सर मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, ये तमाम चीज़ें आपसे रिलेटेड है सारे, इसमें एक्सपोर्टर्स और हमारे एक्सपर्ट माहिरीन आपसे साथ जुड़े हुए माशाल्लाह। सर हमारा जरी ग्रेजुएट्स, MBA, मार्केटिंग वगैरह वाले सारे इस वक्त जो ना वो बेरोजगारी की हालत में परेशान है। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम दोस्तों से मिलकर एक प्लेटफॉर्म ऐसा तरतीब दें जिसमें आपके जेर साया यंग स्टूडेंट यूथ जो है ना वो सीखे कि एक्सपोर्ट को हमने कैसे आगे लेकर जाना है, एक्सपोर्ट के प्रोसेस कौन कौन से हैं, FOB क्या है सर, FCL क्या है, LCL क्या है, LC क्या होती है, फ्रेट फॉरवर्डर का क्या रोल होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या रोल है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर, अगर आप ये लॉन्च कर देते हैं फाउंडेशन कोर्स 4 वीक्स का आप रख लें सर, बेशक 8 वीक्स का रख लें, अगर पॉसिबल हो तो फ्री करें, अदरवाइज आप पेड भी रख लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरा ख्याल स्टूडेंट्स को इस वक्त ना आगे लीड करने की जरूरत है, वो आपके प्लेटफॉर्म से मुझे 100% अल्लाह के घर से उम्मीद है कि आप इस जो है ना यूथ के लिए एक रोशनी का मीनार साबित होगा। जी प्लीज के मतलब आप रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू सर। जी मलिक साहब, सर इस्माइल साहब, सर आपका कमेंट बड़ा वैलिड है कि हमारी जो यूथ है, खास तौर पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है, खास तौर पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो हैं, गो के वो ज्यादातर लोग, आपने जैसे फरमाया कि वो फारिग हैं। ऐसा है कि इस्माइल साहब, हम लोग कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, तो इसलिए हम शायद कोई इस तरह के कोर्सेज का इजरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, अलबत्ता हम लोगों ने इस तरह के वेबिनार्स का और वर्कशॉप्स का बाकायदा एक सीरीज प्लान की हुई है, जिसके अंदर हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, इंपोर्टिंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट, और ये पूरा जो वैल्यू चेन का अगला पार्ट है, हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के बाद के जो मामला हैं कस्टमर तक पहुंचने तक के,
हमने इस तरह के काफी सारे वेबिनार्स का एहतमाम किया हुआ है अपने शेड्यूल के अंदर। आप प्लीज हमारा शेड्यूल चेक करें, हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इन पर्सन। उसके अंदर हमने हैंडसम अमाउंट ऑफ वेबिनार्स रखी हुई हैं, जो जिसको अटेंड करने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं या जिसको एंटरप्रेन्योर्स कह लें, अगर वो सीखना चाहें तो उनके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम लोग एक मैनुअल बना रहे हैं जिसमें जो पाकिस्तान की मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। 10 से 12 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट वाइज हम लोग उनके एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के ऊपर हम लोग मैनुअल्स बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे। मेजर जो हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी डालेंगे और कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट के ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि वहां पर वो किस तरह के प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। और जो खास तौर पे एसपीएस कंप्लाइंस हैं वो भी हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे। और जो रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इंपोर्टिंग कंट्री की, दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों के ऊपर हम लोग कवर करेंगे। ये हम कर सकते हैं सर, ये हमारे मैंडेट से जो चीजें बाहर हैं उसके लिए हम लोग माजरत खाएं। बाकी आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रेगुलेटरी मैटर्स के ऊपर या इंपोर्टिंग कंट्री की के रिलेटेड या आपके किसी दोस्त को या किसी स्टूडेंट को, तो ये फोरम सर ओपन टू ऑल है। जब मर्जी कॉल करें, हमारे प्राइवेट नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप यकीन करें हमें शाम को भी कॉल आती है तो हम लेते हैं। मुझे परसों रात 10 बजे कॉल आई है किसी साहब की, पौना घंटा उनसे बात हुई है सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम देने के लिए तैयार हैं। अब अगर नहीं होगी तो हम रेलिवेंट किसी कंसर्न एक्सपर्ट के साथ डाइवर्ट कर देंगे। डॉक्टर जावेद साहब के नंबर हम लोग शेयर करते रहते हैं, अरशद साहब से बात अभी हुई है, इनके नंबर मैंने लोगों के साथ शेयर किए हैं जो मैकेनाइज्ड अपनी उसके अंदर मैकेनाइजेशन के अंदर जाना चाहते हैं। ये मैंगो ड्रायर के अंदर ये प्रोजेक्ट सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बना रही है, मैंने इनके नंबर शेयर किए हैं कि वो इनसे कोटेशंस लें और सारी इंफॉर्मेशन लें। तो बात करने का मकसद ये कि ये फोरम आप लोगों का ही फोरम है, अवेलेबल है। आप जब मर्जी जैसे मर्जी हमें कांटेक्ट करें, हम आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन और चीजें एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। मलिक मुजफ्फर साहब का हैंड रेज है सर, आप दोबारा को बात करना चाह रहे हैं सर? जी सर, मैं ना एक तजवीज़ देना चाहता था जी, आपके साथ जितने भी वेबिनार हुए इनमें ना जो कोई सक्सेस स्टोरीज है ना लोगों की, उनको भी पब्लिश करें। जैसे किताबचे आपने दूसरे शेयर का, ताकि उससे दूसरों के लिए गाइडलाइन और रहनुमाई मिल सके। जो भी जिस फील्ड में भी है उसकी सक्सेस स्टोरी शेयर की जाए सर तमाम दोस्तों के साथ, ताकि वो अवेयरनेस एक तरह की हो जाएगी लोगों। शुक्रिया जी सर। मलिक साहब, जरूर जी, बड़ी मेहरबानी, वैल्यूएबल राय है आपकी। हम सक्सेस स्टोरीज भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। आखिर में मैं हमारे बहुत मोहतरम डॉक्टर जावेद तरीन साहब, जो हमेशा हमें शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी हमारे लिए टाइम निकालते हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने अपनी, वो बहुत मसरूफ़ हैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उस ऑफिस के साथ जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं समझ सकता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना। सर आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमेशा हमें इज्जत बख्शी। इस इंडस्ट्री के लिए जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो हाईली अप्रिशिएटेड है। हम आइंदा भी आपको तंग करते रहेंगे और आपके नंबर्स लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे ताकि लोग आपसे गाइडेंस सीख करते रहें। हमारे जो बाकी दोस्त हैं जिन्होंने आज की इस वेबिनार्स के लिए टाइम निकाला, मैं उनका भी बहुत ज्यादा मशहूर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वेबिनार आप लोगों के साथ एक फ्रूटफुल किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आया होगा। और आखिर में जो आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि इस वेबिनार की और पिछले सारे वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग्स 1 घंटे के बाद हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए अवेलेबल होगी। अगर किसी का ने कोई चीज मिस कर दी हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो वहां से जरूर ले लें। यहाँ पर किसी पार्टिसिपेंट को किसी दूसरे पार्टिसिपेंट का कोई नंबर चाहिए हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी ने किसी से बात करनी हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस फोरम के ऊपर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं। जो इस इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन के लिए जो मशीनरी या जो मैकेनाइज्ड गैजेटरी रिक्वायर्ड है उसके एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। तो आप हमसे किसी भी वक्त किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आखिर में एक ही बात कि हमारी फैमिली का हिस्सा बने, इस फोरम को अपना फोरम समझें। पीआईडीसी आपका इदारा है। हमें खुशी होती है जब आप लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन जितना नॉलेज हमारे पास है वो सारा आपके साथ हम लोग शेयर करने में हमें खुशी फील होती है। जो नहीं होती हम दूसरों से आपको इन्फॉर्मेशन वो लेकर दे देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वेबिनार्स में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।